अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई मुझे याद है कि जब मैंने अपने करियर का आगाज़ बिल्कुल किया ही था तो हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट रहते थे जो अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा हिस्सा कनाडा में गुजार कर आए थे। उन्होंने बताया कि उनके वालिदैन की वहाँ पर थी एनिवर्सरी, और एनिवर्सरी भी उनकी थी कोई 40वीं। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने कुछ गोरे दोस्तों को वहाँ पे बुलाया और मेरे गोरे दोस्तों ने आके मेरे पेरेंट्स से पूछा कि ये आपकी कौन सी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उन्होंने कहा कि इट्स आ 40th एनिवर्सरी, यानी कि हमारी 40वीं एनिवर्सरी है। तो उन्होंने कहा कि गोरे इस बात पे हैरान। उन्होंने कहा 40th एनिवर्सरी विद द सेम मैन, एंड लाइक ऑफ कोर्स क्या बातें करें। उससे मुझे बात समझ में नहीं आई। अच्छा, और वो लोग हंसने लग गए। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, और मेरे को ये इसमें हंसने वाली क्या बात थी भाई। मतलब अल्लाह में उनको लंबी ज़िंदगी थी, जितनी इनकी लंबी ज़िंदगी होगी उतनी वो कमाल एनिवर्सरीज और देखते चले जाएंगे। लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि वो इसके पीछे क्या जोक कर रहे थे। आज के टाइम में जब मैं देखती हूँ कि शादियाँ होती हैं और शादियाँ फिर बड़ी अनफॉर्चुनेट रीज़न्स की वजह से टूट भी जाती हैं, उसमें शायद एक बड़ा हाथ ये भी है कि अब लोगों के अंदर बर्दाश्त कम है। पहले हम ये कहते थे कि जी ख़वातीन जो हैं वो होम मेकर हैं और उनकी जितनी अच्छी बर्दाश्त होगी उनकी शादी उतनी जल्दी चलेगी। लेकिन अब ख़वातीन में भी समहाउ लड़कों में भी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, और उनको लगता है कि चलो ठीक है, अगर 1 महीने के अंदर हमारी नहीं बन पा रही, ख़त्म करो ये बात, ताकि अटैचमेंट आगे ही ना जाए। हमारी फैमिली में जब किसी की शादी होनी हो, हमारा कितना फोकस होता है, वेन्यू क्या होगा, मेन्यू क्या होगा, डिज़ाइनर कपड़े कहाँ से आने हैं, कितने फंक्शंस होने हैं, एक एक चीज़ के बारे में हम सोचते हैं। हम बस ये नहीं सोचते कि जिस लड़का लड़की की शादी होने जा रही है क्या वो इस अहल है भी, क्या वो इस काबिल है भी कि वो शादी जैसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकें। क्योंकि देखिए भी आजकल के दौर में लड़की भी काम कर रही है, लड़का भी काम कर रहा है। लड़के को चाहिए लड़की जो काम कर रही है, जॉब कर रही हो, ताकि उसकी फाइनेंशियल जो है ना डिपेंडेंस लड़के पे ना हो, ठीक है। और उस टाइम में भी फिर आप उससे एक्सपेक्ट भी तमाम से चीज़ें कर रहे होते जो कि आप पहले हम अपनी अम्माओं से कर रहे होते थे कि एक वो हाउस वाइफ हैं, वो सुबह उठे, सबको नाश्ता दे, घर के सारे काम करे, घर साफ़ भी हो, खाने सबको टाइम पे मिले, बच्चे जो हैं उनकी तरबियत बड़ी ज़बरदस्त हो। लेकिन वो तो औरत वो भी आपकी तरह सुबह 9 से 5-6 बजे की वो भी नौकरी कर रही होती, तो उसके लिए कैसी चीज़ें वो करे। अच्छा, फिर उसके अंदर भी इसी वजह से पेशेंस कम हो गया। वो कहती मैं तो खुद कमा के ला रही हूँ, आई एम ऑल्सो ब्रिंगिंग सो मच टू द टेबल। मैं इतनी चीज़ें जब कमा के लेकर आ रही हूँ तो फिर मैं भी तो आपसे एक्सपेक्ट करूँ ना कि मैं भी तो आपके साथ जिम्मेदारियां बांट रही हूँ। और इसमें क्या होता है, जब फ्रिक्शन होती है तो फिर शादियां ख़त्म होते हुए भी हमने देखी हैं। अच्छा, अब जब शादियां ख़त्म होती हैं, अगर बच्चे हो जाए ना तो फिर बच्चों को माँ बाप के साथ बड़ा सफ़र करना पड़ता है। माँ बाप समहाउ कहीं मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन बच्चे, उनके लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। आज के दौर में जहाँ पर हम अपनी बच्चियों को ये फ्रीडम दे रहे हैं कि बच्चियों के निकाह नामे में एक वो जो बड़ा सारा कांटा मारा जाता था ना राइट टू डिवोर्स में, कि उसके पास वो राइट होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हम कितना डर गए हैं कि यार आजकल की तो बच्चियों में बर्दाश्त नहीं है। और क्योंकि फ़ोन के थ्रू आपको इतनी सलाह मशवरे देने वाले लोग होते तो कहीं पता नहीं किसी की बातों में आके कहीं वो उस राइट का इस्तेमाल ना कर ले। डर लगता है ना हमें। खुला और तलाक मायूब वर्ड लगता है, लेकिन अगर कोई बहुत अपनी शादी से तंग हो, कोई मार खा रहा हो, किसी के घर के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हों, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं कि निकाह होते, शादी होती, लड़का बाहर जाता है और आना ही भूल जाता है। बहुत सारी तो हमने आसपास ऐसी लड़कियों को भी देखा। फिर वो क्या करें अपने उस निकाहनामे को लेके। वो इस वजह से भी बड़ी जेन्युइन लोगों की रीज़न्स होती हैं खुला और डिवोर्स लेने की। तो आज हम ज़रा इस हवाले से बात करेंगे। बहुत सारी हमें लड़कियां जो हमें देख भी रही हैं, हमारी बहनें में देख भी रही हैं, हो सकता है वो ज़िंदगी की बहुत तकलीफ़ के मराहिल से गुजर रही हों, तो शायद आज का शो उनकी हेल्प कर सके। बहुत सारे पेरेंट्स अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल को लेके जो अभी भी रो रहे हैं, जिन्होंने अपनी बच्चियों की किसी ऐसी जगह पर शादी कर दी है जहाँ पे लड़के का कोई नामो निशान पता नहीं चल रहा। लोग करते हैं ना, बाहर जाते हैं वापस आते नहीं, क्योंकि बाहर भी एक शादी की होती है। बहुत बहुत दफ़ा होता है। हो सकता है आज के शो से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो जनाब आज खुला के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं रुबाब मसूद साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे साथ मौजूद है एमन मारूफ आवान जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सारा हातिम जो कि सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव से इनका ताल्लुक है। साथ में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज़ा रबिया फ़ातिमा जो कि रिलीजियस स्कॉलर हैं। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ मौजूद है फ़ातिमा आगा जो कि स्पिरिचुअल लाइफ कोच हैं। आपको भी सलाम और खुश आमदीद कहते हैं। और आज का क्योंकि टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है, क्योंकि आज हम खुला के
जो मसाइल के हवाले से बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं जाऊँगी कानूनी तौर पे ज़रा हमें एक्सप्लेन कर दें कि जब हम खुला की बात करते हैं तो खुला और डिवोर्स और तलाक में क्या फ़र्क है? अच्छा, सबसे पहले तो देखें, हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डिवोर्स होते हैं। डिवोर्स, चूँकि हम डिवोर्स और तलाक एक ले रहे होते हैं, डिवोर्स इज़ सेपरेशन बेसिकली। तलाक इज़ बाय द हस्बैंड, जहाँ उसको सिंपली बाय, अगर इस्लामिक हम इंजंक्शंस की बात करते हैं और लॉ की बात करते हैं तो वर्बल देना बहुत है, बट एज़ फार एज द लॉ इज़ कंसर्न इट इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि वो जब भी हस्बैंड जो है वो वाइफ को डिवोर्स करेंगे तो वो एक थ्रू रिटन डॉक्यूमेंट देंगे एंड इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड। तो द वे by the husband will be called talaq. Again, we had a second option which is mutual divorce, और जैसे हम मुबारात कहते हैं, यानी by the consent of both the spouses, जहाँ मर्द और औरत दोनों बाहिमी रजामंदी से उस ताल्लुक़ को ख़त्म करते हैं। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है खुला, जिसे हम जुडिशल सेपरेशन कहते हैं बाय लॉ। उसमें खातून फैमिली जज के पास आके ये रिक्वेस्ट करती हैं कि उनका निकाह ख़त्म कर दिया जाए। और यहाँ पे एक और डिफ्रेंशिएट ज़रूरी है। खुला बेसिकली जब आती हैं खातून कोई भी, तो वहाँ पे उनको बेसिक कोई ग्राउंड देना, इट्स नॉट मैंडेटरी। शी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग अगेंस्ट द हस्बैंड। इट्स अगर उसको लगे कि हाँ ठीक है कि मुझे नहीं रहना, तो आपको आके नहीं जस्टिफिकेशन देने की जरूरत कि किन वजूहात की वजह से मैं नहीं रहना चाहती, यानी कि मख्फी भी चीज़ें रखी गई कि अगर उसके पास, ऐसा ही है। अच्छा, खुला में क्यों औरत को इस राइट को थोड़ा सा, अगर हम ये कहें कि एक्सटेंडेड दिया गया है, क्योंकि वो वहाँ आके अपना राइट ऑफ दोवर यानी मेहर जो है वो हस्बैंड पे वेव ऑफ करती है। यानी खुला आपकी सिर्फ और सिर्फ विल एंड विश पे जाएगा। जहाँ पे हम बात करते हैं कि वो तरीक़ाकार जिसमें खातून अपना डॉवर भी सेव करे एंड वेयर शी हैज़ टू प्रूव सर्टेन ग्राउंड्स, तो हम आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में। वहाँ पे कानूनी तौर पे खातून के पास 8 ग्राउंड हैं, जहाँ पे वो कोई भी स्पेसिफिक ग्राउंड लेके अगेंस्ट द हस्बैंड रिक्वेस्ट करेगी टू डिसॉल्व द मैरिज, यानी जिसे हम तनसीख़ निकाह कहते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे ये है कि खातून को एक तो एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो भी आप रीज़न दे रहे हैं उसमें ये होगा, वंस यू प्रूव योर बर्डन, आपका डोवर सेफ हो जाएगा एंड द हस्बैंड मे बी पनिश एज वेल फॉर द सर्टेन थिंग। शरई एतबार से अगर मैं देखूँ तो फिर खुला में और जो तलाक में वो क्या क्या चीज़ें हैं, और साथ में बताइएगा कि कहाँ पर, जहाँ खातून को जैसे खुला में कहा जाता है ना कि अगर आपने खुला के लिए आप गई हैं तो फिर एक तो आपको अपना हक महर भी छोड़ना पड़ेगा, गो के सबसे अफसोसनाक बात है कि हक महर तो आपको पहले ही दे देना चाहिए। वो हमने हक महर रखा होता है ऐसी किसी सिचुएशन के लिए कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसे बुरे हालात होंगे तो तब हम हक महर इसको, जब खुदा ना खास्ता, ये भी पहले ज़रा कॉन्सेप्ट को भी ज़रा क्लियर कीजिएगा। तो क्या शरई एतबार से दोनों की डेफिनेशन बताइए प्लीज़। सबसे पहले 1-2 चीज़ें हैं जो पब्लिकली बहुत कॉमन है, जिन गलत फहमियों का मैं अजाला करना चाहूँगी एज समवन फ्रॉम जुडिशियल इज़ ऑल्सो प्रेजेंट हियर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इफ़ वी टॉक अबाउट शरई थिंग्स, अगर हमारे यहाँ किसी भी बच्ची की, लड़की की तलाक के खुल हुई है या डिवोर्स हुई है या मुबारात हुई है, इफ़ इट हैज़ बीन ग्रांटेड फ्रॉम द कोर्ट, स्टिल हम उस बच्ची को उस शौहर के निकाह में ही तस्वुर करेंगे। यानी शरीयत में स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट द शिया सेक्ट और मैनी सेक्ट एज वेल, वहाँ पर कोर्ट डिवोर्स की वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको सीगे जो हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। और उसमें भी मसला ये है कि अगर हम फ़िक्र जाफरिया में फिर लोग ये शिकायतें करते हैं कि फिर बहुत से लड़के सीगे पढ़ने नहीं आते, वो तलाक का प्रोसेस इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है, फिर देन ऑफ कोर्स कोई वली की मौजूदगी, फिर या फिर इमाम मस्जिद पे जो वहाँ के हों उनसे करना पड़ता है। ये तो सब जगह पर मौजूद है, खुला विदाउट वकील। देखें, और ये बात माननी पड़ेगी और हमें इस मसलहत को तस्लीम करना चाहिए, इट्स अल्लाह's विल। तलाक का हक औरत के पास आम हालात में नहीं है, इसे अल्लाह ने मर्द के हाथ में ही दिया है। लेकिन स्टिल अगर मर्द इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, मसलन कुरान की एक बड़ी वाज़ेह आयत और इतनी खूबसूरत आयत है, खुदा फरमाता है इम्मा इमसाकुम बिमारूफिन औ तस्रीउम बिहसान, या तो उसे मारूफ तरीके से, एहसन तरीके से, नखरे उठाकर मोहब्बत के साथ, नान और नफ़े के साथ उसे तरीके के साथ रखो, वरना उसे आसान तरीके से छोड़ो। हमारे यहाँ रखते हैं वो तो बात अलग है। मैं तो
आपने जैसे कहा कितने खूबसूरत तरीके से जहाँ पे कुरान ने औरत को इस कदर प्रोटेक्शन दी हुई है, तो मैं अपने आसपास लिटरली ढूंढना चाह रही हूँ कि एग्जांपल्स कहाँ पे होंगे। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट कि यानी आपको लटकाने की भी जरूरत नहीं है। हम आम फैम ज़बान में कहते हैं लटकाना, रोकना, मुअल्लिक रखना। कुरान ये कह रहा है रखना चाहते हो अच्छे तरीके से रखो, रखना नहीं चाहते खबरदार उसको अपने आसरे में न रखना, उसको छोड़ देना। वो भी कैसे? एहसान तरीके से, बख्श कर। बल्कि कुरान की आयत है फ़इम्साकुम बिमारूफिन और तसरीहुम बेहसान, रखो तो भी अच्छे से रखो, और जब छोड़ो ना उसे कुछ दे के छोड़ो। खुला की ज़्यादा रीज़न जो है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले से रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो बड़ी वजह आपको क्या लगती है कि इतने केसेस क्यों खुला के सामने आ रहे हैं? पर्सनली आई थिंक कि हमारे यहाँ जब एक पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है तो मर्द जो है वो खुद ही एक तरह से सिस्टम बनाते हैं जहाँ पर औरत को उसके हुकूक की पता ना चले। अब जब औरत को अपने हुकूक पता चल गए, जैसे माशाल्लाह से हमारी कुरान ने तो मतलब जिस मैं कहती हूँ अगर आप फेमिनिज्म की बात करते हो तो सबसे ज़्यादा हुकूक देने वाला जो मज़हब वो है इस्लाम। अच्छा, सूरह निसा की आयत नंबर 19 से 21 तक में अल्लाह ताला फरमाते हैं यू मे नॉट टेक बैक एनीथिंग फ्रॉम व्हाट यू हैव गिवन देम, यानी मर्द के लिए ये हुक्म है कि आप उससे कुछ भी वापस नहीं ले सकते। राइट, ये तो कुरान। या तो आपने कब ने खुला, क्योंकि आपने खुला लिया तो आप सब कुछ छोड़ो, अपना एक एक चीज छोड़ के जाओ। That's not the personal belonging, neither the gifts except to the dover. Everything belongs to the bride. थोड़ा इसको आसान अल्फाज में भी जो लोग देखें जो बता दें। इसमें ये है, जब हम बात करें कि खुला में जैसे उन्होंने सूरह निसा का तज़किरा किया और हवाला दिया है, एग्जैक्टली यही लॉ आपको जो है परमिट करता है। जब हम खुला में भी आते हैं, बेसिकली अगर मैं इसको फर्दर यूँ आपको डिस्क्राइब करूँ कि सिंध और पंजाब में थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे यहाँ लॉ का सिंध रिकग्नाइज करता है कंप्लीट वेव ऑफ को, पंजाब में लिटिगेशन इन्हांस कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। उसमें यह है कि अगर खुला में भी खातून आती हैं और जज ये समझता है कि देयर आर सर्टन रीजंस शी हैज़ बीन पुश्ड कि ये यहाँ तक आई है, तो वहाँ भी सर्टेन अमाउंट ऑफ डोवर, कहीं 75% औरत को दिया जाता है, 25% कहीं रिटर्न बैक करना होता है। जहाँ तक ये बात है कि जो कुछ तुमने उसे दिया वो वापस ना लो, उसमें आपके तमाम ब्राइडल गिफ्ट्स होते हैं जो एट द टाइम ऑफ मैरिज, बिफोर द मैरिज और विद इन द टाइम पीरियड ऑफ मैरिज आप खातून को देते हैं, वो तमाम जो हैं वो फॉल करते हैं ब्राइडल गिफ्ट एज वेल एज पर्सनल बिलोंगिंग में। बेसिकली ये महर की बात हो रही है। खुला में औरत अपना महर, तलाक में महर के साथ मर्द की मर्जी चलती है, खुला में भी मर्द की इजाज़त की ज़रूरत है, मगर इसमें एक औरत ये कह रही होती है कि मैं आपसे तलाक चाहती हूँ, मुतालबा मेरा है, और इसके एवज़, इसको हम महर नहीं कहते, इसको हम एवज़ कहते हैं। हम इसके एवज़ या तो मैं आपको कुछ माल बख्श रही हूँ, यानी लिटरली देयर आर पीपल जो कहते हैं कि तुम मुझसे इतनी पैसा ले लो, मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्शी कर दो जी, या तो अगर आपने महर नहीं दिया है तो फिर आप महर दे दें। अच्छा, कुछ लोगों का महर, वी शुड नॉट पे वेरी पर्टिकुलर अबाउट महर। हमारे यहाँ महर के लिए शर्त है पैसा ही हो, महर कुड बी एनीथिंग, कितना भी हो सकता है। देयर इज नॉट परमिशन फॉर द पेरेंट्स कि पेरेंट्स डिसाइड करें। अक्सर हम कहते हैं मर्द लड़कियों को डिसाइड करना, एनीथिंग। आप कह सकते हैं मेरा शौहर पूरे हर रोज रात के बर्तन धोए एज अ महर, इट कैन बी एनीथिंग। आप कहें मुझे जिंदगी पर वर्ल्ड टूर करा है, वो कहीं भी टूर पे नहीं जा सकते जब तक मैं ना चाहूँ। इट इज द शर्त जिसमें औरत अपना नफ्स अपने शौहर के हवाले करी, अपनी मिल्कियत कर रही है उसके हवाले। इट कैन बी एनीथिंग, इट कुड बी एवरीथिंग, इट कुड बी, बाकी उसकी मर्जी है, वो तो शराइत रख रही है, आप माने ना माने, माना तो मानना पड़ेगा। मैंने अपनी उसमें लिखा हज उम्रा ज़ियारत, मैंने कहा ज़ियारत में तो बहुत चीज़ें आ जाती हैं, आप और ज़्यादा तीन साल इसको और बढ़ा सकती हैं, आप कहते हैं साल जाएं। सो आई पर्सनली थिंक कि जब औरत अपने हुकूक को जान लेती है, जब उसमें शऊर बढ़ जाता है, मर्दों को ये बात पसंद नहीं आती कि ये हमारी ज़्यादातर मर्द हजरात हैं, हमने बहुत ज़्यादा मर्द से दीन लिया है, तो कहीं ना कहीं वो जेंडर बयान तो इसीलिए खुला इसलिए बढ़ गई है क्योंकि वो दबाव या वो एक सेकंड ग्रेड डिसीजन मेकर जो औरतों को आमतौर पे समझा जाता है। जब औरत खुल के ये कहती है कि ये मेरे हुकूक नहीं है, फ़र्ज़ करें दीन में मेरे ये हुकूक हैं या शरई तौर पे मेरे ये हुकूक हैं या गवर्नमेंट के लॉ के
हिसाब से मेरे ये हुकूक हैं, तो वो मर्दों की अना को बहुत बुरा लगता है। तो औरत हक बात भी अगर कर रही होती है तो खुला पे मजबूर इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि उनको उनके वो हुकूक जो हर तरीके से उनके हुकूक हैं वो मांगने की भी इजाज़त नहीं है। इसलिए एक दफ़ा कहीं हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने कहा कि हमारी सोसाइटी लड़कियों को पढ़ाने के लिए तैयार है लेकिन पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आपके नज़दीक ऐसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से रुबाब ये खुला के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं? अच्छा, एक तो ये राइट ऑफ डिवोर्स जो अभी मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि लड़कियाँ कहती हैं कि हम अपने निकाह में राइट ऑफ डिवोर्स लिखवाएंगे, जो कि पता नहीं, मैं पर्सनली मुझे ये चीज़ नहीं होता कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि लड़कियाँ बड़ी जज्बाती हैं। क्योंकि इतना उनके अंदर पेशेंस ही नहीं रहा, वो इतनी जज्बाती हैं कि वो छोटी सी बात के ऊपर भी कहती हैं कि जी हमें रहना ही नहीं है, वो दरगुजर ही नहीं करना चाहती। ये मेरी सोच है। मैं ये फील करती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो अल्लाह ताला ने जिस तरीके से एक चीज़ बनाई हुई है, लड़की के बाप को हक दे सकते हैं, यानी यहाँ पर हमारे यहाँ है कि आप वकील बना दे, मर्द अपने चाचा, अपने दादा, अपने बाबा या किसी भी गैर आदमी को वकील बना दे कि अगर मैं नबी चाहूँ, ये चाहे तो ये मेरी तरफ से तलाक जारी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा लेकिन हम देखते हैं रुबाब जी बहुत सारी जगहों पे जहाँ लड़कियों के पास राइट टू डिवोर्स नहीं होता, वो भी खुला के लिए। हाँ, एग्जैक्टली। एक रीजन देखिए रीजन, हाँ बिल्कुल आई एग्री विद यू, बट द थिंग इज दैट कि अगर बंदा अब्यूज कर रहा है आपको, हाथ उठा रहा है आपके ऊपर, आपको लगता है वो टॉक्सिक है, आपको मेंटली टॉर्चर ना कि कोई बात नहीं, हाँ, बट ये नहीं होना चाहिए। ये राइट बिल्कुल ठीक है, फिर लड़कियां डिवोर्स ले लें, बट ये जो पेशेंस खत्म हो गया ना, बात पे तलाक का आ रहा है और जी खुला ले रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये मैं नहीं समझती कि ये चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर लड़के ने हाथ उठा लिया, वो दूसरी दफ़ा भी उठाएगा, वो तीसरी दफ़ा भी उठाएगा, वो उठाएगा क्योंकि उसने वो एक दफ़ा हाथ उठा लिया, क्योंकि उसकी वो हैबिट है। अच्छा, और साथ में हम जो है वो फिजिकल अब्यूज देख रहे होते हैं, हम मेंटल अब्यूज तो बर्गर ज़्यादा खतरनाक है, मुझे ऐसा लगता है। हम उस पर बात ही नहीं कर रहे थे कि वो किस तरीके से अगर वो टॉक्सिक शादी होती है। बिल्कुल टॉक्सिक शादी है। इस चीज़ को कैसे समझेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे केसेस देखती हूँ हमारी सोसाइटी में, स्पेशली जिस तरह से खानम ने कहा कि वालिद के पास होना चाहिए। आजकल की सोसाइटी में जहाँ औरतों ने अपने जज्बात को वहाँ तक कंट्रोल कर लिया है कि वो CEOs बन चुकी हैं, वहाँ पर वो जज्बाती डिसीजंस तो नहीं ले रही। तो जब आप पर्सनली केसेस को स्टडी करते हैं तो वो खवातीन जिनको खुला तक पहुँचाया जाता है वो कोई खुशी से कभी खुला नहीं लेती, और समझदार अक्लमंद खवातीन कभी भी उसका अब्यूज नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारी खवातीन अपने मेंटल टॉर्चर को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, वो उसकी एविडेंस नहीं दे पाती हैं कि मैं इस, वो कहते हैं भाई या तो वो मारता नहीं है। जैसे बात की गई, एवरीवन हैज अ वेरी ओपिनियन, मगर why it is important to delegate the power to the wife, because marriage itself is a civil contract ना, civil contract में both the parties are involved, तो rather we delegate this right किसी तीसरे बंदे को देना। उर्दू में बात है कि लोगों को समझ में आए, क्योंकि देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दोनों में जिसका इक्वल यानी हम इसको ऐसे आप समझ लें कि नहीं, हम तलाक की बात नहीं कर रहे, हम शादी की बात करें। यानी शादी जो है वो मर्द और औरत के दरमियान एक समाजी ताल्लुक कायम करता है, फिर जिससे हम अज़दवाजी रिश्ता अपना कायम करते हैं। अच्छा, तो ये कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, मैं इस पे बात करूंगी। और साथ में देखिए कौन सी ऐसी वजूहात है कि जिनको अगर शरई एतबार से देखें तो, और या कानूनी एतबार से देखें कि फिर लड़की जो है वो खुला के बारे में कहते हैं कि हाँ भी अब इसके लिए टू मच हो रही है ये शादी। क्योंकि देखिए हम अपने आसपास लड़कियों को पिटते हुए भी देख रही हैं, लड़कियों को देखते हैं कि लोग ससुराल वाले मार भी देते हैं। तो कहते हैं ना कि अ डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर। तो ये भी देखें, हम वो पुराने वाले निकल आए हैं, बड़े सर से बाहर निकल आए कि नहीं जी यही मियाँ है, तुम्हारी बेटा तुम्हारी यहाँ से डोली गई है, उठेगी तो मैयत उठेगी। अब वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन हम उसको एक्सप्लॉइट करें। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, तो आज हम बात करें खुला के मसाइल के हवाले से, और क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे भी जानना चाहा कि मुझे ये बताइए कि नफ्सियाती तौर पे अगर आप आजकल लोगों का माइंड सेट देखें, और आजकल देखें कि डिवोर्स रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें खुला के भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं, बड़ी रीज़न आपको क्या लग रही है? व्हाट इज़ द रीज़न? हम जब डिवोर्स और खुला की और बात करते हैं, दैट्स ग्रेट कि आपने यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने
एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड्स के, वो यहाँ पे आए हुए हैं। अगर हम नफ्सियाती तौर पे बात करें, जैसे अभी रुबाब ने कहा कि हम औरतें इमोशनल होके लेती हैं, ये एक पर्सनालिटी आप ट्रेट का एक कह सकते हैं, लेकिन ये डिवोर्स सिर्फ ये दो लोगों के बीच में, जैसे आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट है, लोग साथ में होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं डिवोर्स की, इसके बहुत सारे मल्टी फैसेटेड है, ये उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इकोनॉमिक है, लीगल है, इमोशनल है, बट इस पे जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि एक रिश्ता टूट गया, उससे जुड़ी आजकल जो हम मसाइल देख रहे हैं, नफ्सियाती प्रॉब्लम, डिप्रेशन में इजाफा हो रहा है, एंग्जाइटी में हो रहा है, हम देख रहे हैं कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी हो रहा है। जो बहुत सी दफ़ा हम बात करते हैं कि डिवोर्स के रीज़न्स हमें लगे कि हमें दिख रहा है तो इस वजह से डिवोर्स हुआ, क्योंकि उन्होंने जैसे उन्होंने हाथ उठाया, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस इसको कहा जाता है, IPV, जो डोमेस्टिक वायलेंस भी कहा जाता है, तशद्दुद एसेंशियली। तो हम उस तौर पे कह देते हैं कि ठीक है, ये ठीक है आपने किया, ये आपके रीजंस थे, लेकिन बहुत सारे टेम्परामेंटल है, लोगों के एटीट्यूड्स मैच नहीं करते। बहुत सारी जगहों पे जो अज़दवाजी ताल्लुकात है वो भी आप वो चाहते ही नहीं है, बिल्डअप वो लड़के की साइड से भी एक रीज़न बनती है। अगर आप ये देखें, आजकल कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, लोगों की आपस में एक बेसिक जो है कम्युनिकेशन नहीं होती। मियाँ बीवी हैं, हमारे पास तस्कीन में इस तरह बहुत कॉलर्स हैं, बहुत ख़वातीन हैं, मर्द हजरात भी हैं जो कॉल करते हैं, वो कहते हैं या तो हमारे शौहर हमसे बात नहीं करते हैं, मैं क्या करूं, मैं घर पे सिर्फ बैठी रहती हूं, मेरे पास कुछ है नहीं। तो इन मसलों पे जब बात ही नहीं होती, और अगर हम शादी जब करा देते हैं तो बिल्कुल बात करने से हम खुद ही चुप करा देते हैं बहुत सारी जगहों पे। अगर ये खवातीन अपने वालिदैन से भी बात करें, बिल्कुल, तो वालिदैन भी फिर वो भी बच्ची को ही चुप करा दे कि नहीं बेटा तेरी शादी खराब हो जाएगी, तेरी शादी टूट जाएगी। अगर आप सोचें, अगर वालिद के पास हक है और वो बेटी बता ही नहीं सकती कि हमारी शादी में कोई जिनसी मसला है, तो वो कैसे आगे बढ़ेगी बात? क्योंकि इस चीज को समझा जाता है ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाए, आप इंतजार करें, ठीक हो जाए, और उस ठीक होने में बोल्ड निकल गए। क्योंकि अगर ऐसे की बात करें तो बोलें कि अगर जैसे वो अज़दवाजी में से कि भाई कितनी बोल्ड है, बिल्कुल कितनी आवारा अप्रोच है इस लड़की की, हम ये नहीं देख रहे होते कि भाई वो लड़की वो बात सही कह रही है। हाँ, एंड आई फील कि यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि जब हम डिवोर्स, तो आपने जुमला कहा था तलाक याफ्ता औरत, हम एसोसिएट कर देते हैं जुमले को, इस डिवोर्स को, इस एक्ट को किसी इंसान के साथ, चीटर है, अब्यूज़र है, डिवोर्सी है, विडो है, तो हम पूरी जो उनकी पर्सनैलिटी है हम उसके अंदर ही उनको पाते हैं, एक लेबल दे देते हैं। तो जब वो औरत या मर्द आपके सामने आता है तो आप फ़ौरन कहते हैं वो देखो वो डिवोर्सी जा रही है। और हमारे पास ना तरह तरह के स्टिग्मास इन्वॉल्व हैं, तो 3 मेन हैं, वो ये हैं, एक तो सेल्फ, एक तो जब हमारा डिवोर्स किसी का होता है, किसी औरत का, मर्द का, तो एक तो खुद उस शेम के साथ रहना, दूसरा समाज आपको मूवमेंट एक्सेप्टेंस नहीं बार बार आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल वो एक यू रीलिविंग इट, बार बार वो होता है। और एक स्ट्रक्चर जो एक होता है थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होता है कि अगर कोई खवातीन है या मर्द है जिनका डिवोर्स हुआ है तो उनके लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मेंटल स्ट्रेसर्स बहुत देख रहे हैं। और एक और चीज़ जो है एक एडजस्टमेंट है आपकी, अगर एक शादी हुई होती है, अगर वो टूटी होती है, फ़र्ज़ करें आपकी शादी को 20 साल हुए या 20 दिन, एक रीएडजस्टमेंट है, उस पर कोई बात नहीं करता है। एंड एक जो है अमूमन हम एक बात करते हैं कि अगर कोई इंसान या कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में फौत हो जाए तो हम उनके लिए वक्त देते हैं, हम कहते हैं आप थोड़ा सा टेक योर टाइम, यू नो, ग्रीविंग का प्रोसेस करने का टाइम। लेकिन जब एक रिश्ता टूटता है उसका भी मॉर्निंग प्रोसेस है, उसका भी वक्त है जो देना चाहिए। लेकिन हम अज्यूम करते हैं सब ठीक है, आप खुश रहें, हो गया, आप इस सब पे निकल आए, एंड देन वी एक्सपेक्ट कि इंसान जो है वो फौरन खुश हो जाएगा, वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा नए सिरे से शुरू कर लेगा। इट्स नॉट ईजी। हाँ बिल्कुल सही बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तलाक और खुला की वजह भी औरत के 3 एज़ कम्पेयर टू नफ़का, नान के अलावा औरत के 3 बेसिक तकाज़े, और ये हदीस में मौजूद है। इमाम सादिक से किसी ने पूछा कि मैं हर शय उसको प्रोवाइड, अपनी औरत को हर शय प्रोवाइड करके देता हूँ, अच्छा कपड़ा, लिबास, हर शय पहनाता हूँ, उसके बावजूद भी मुझसे राज़ी नहीं होती। फरमाया उसका अखलाक अच्छा है? फरमाया हाँ मुझसे अखलाक अच्छा है, मगर नाराज़ रहती है मुझसे मुझे महसूस होता है, मुझे कराहत से देखती है, मुझसे मोहब्बत नहीं करती। फिर इमाम फरमाते हैं जानते हो औरत के 3 नफ्सियाती तकाज़े हैं, और औरत जज्बात से बनी हुई है, तुम अक्ल से भरे हो, वो जज्बात से भरी है, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवर है। अब
कौन से 3 तकाज़े? उनके 3 उसके तकाज़े, जज्बाती तकाज़े। पहला, औरत तवज्जो पे इन्हिसार करती है, तुम्हारे लफ्ज़ों पे इन्हिसार करती है। तुम अगर कहोगे कि तुम खूबसूरत हो, मसलन हम कहते हैं अगर मर्द कहे ना औरत को कि तुम खूबसूरत हो, वो समझती है मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ। मैंने उन ख़वातीन को देखा है जो लुक वाइज एवरेज होती हैं, मगर चूंकि उनके शौहर उनको अच्छा पहनाते हैं, कहते हैं तुम हसीन हो, समझते हैं हम सबसे हसीन हैं। उनका कॉन्फिडेंस और होता है। बिल्कुल सही बात। फरमाते हैं दूसरा, उसको अप्रिसिएशन की तारीफ की ज़रूरत है। हाँ। हत्ता कि इमाम फिर फरमाते हैं, जानते हो अल्लाह ने झूठ को तुम पर हराम करार दिया है, लेकिन वो झूठ जो तुम अपनी बीवी की तारीफ के लिए बोलते हो, अल्लाह को उस सच से ज़्यादा महबूब तरीन है कि जिससे रिश्ते टूटते हो। यानी फिर फरमाया कि जब तुम अपनी खातून के साथ बैठ कर हंसते हो, मुस्कुराते हो, फरमाया शैतान चीखता है और चीख कर अल्लाह से शिकायत करता है कि ये किन दोनों को आपस में मिला दिया। फरमाया तीसरा, वो तुम्हारे साथ होने पर अपनी हिफाजत चाहती है कि तुम उसको तवज्जो दो। आप ये देखिए हज़रत अमीरुल मोमिनीन जब जंगों से आते थे हुनैन से, यानी आज तो हमारे मर्द 9 to 5 जॉब्स करते हैं ना, कहते हैं हम थक गए हैं, जंगे हुनैन से बद्र इतनी तवील जंगों से आ रहे हैं और जनाब सैयदा बिछी जा रही है कि अब मैं इस तरह खिदमत करूं। और आप जानती हैं जब अमीरुल मोमिनीन घर में आते थे तो आकर कहते हैं जनाब सैयदा से, फातिमा तुम कितनी कमज़ोर लग रही हो, अब मुझे बताओ मैं कुछ वक्त घर में हूँ, एक रोज़ बांट लेते, एक दिन काम तुम करो, एक दिन काम मैं करूँगा। हत्ता के देखा कि जनाब फातिमा, तो ये देखें, यानी अगर हमसे कहा जाता है कि फातिमा तो ज़हरा रोल मॉडल है, तो आप देखें हज़रत अली अपना घर चलाने के लिए क्या करें। हत्ता के रसूल मुबीन जंग से फारिग हुए, तैयार होकर बेटी की ज़ियारत करने के लिए आया, देखा हज़रत ज़हरा एक जगह पर बैठी हैं और हज़रत अमीरुल मोमिनीन आलू छील रहे हैं, या कहा जाता है दाल चुन रहे हैं। जनाब अमीरुल मोमिनीन को इस तरह से देखा कि अभी थक कर आने वाला, तलवारें चलाने वाला, खैबर का दर उखाड़ने वाला अली आया है, तो कुछ बीवी से नखरे उठाता, कुछ होता, ये तो घर के कामों में लग गया, क्या या अली ये क्या कर रहे हो। एक मरतबा हज़रत अली ने अपनी नज़रों को झुका लिया और कहा कि फातिमा मुझे यकीन है इतने दिन घरदारी करके थक गई होंगी, मैं चाहता हूँ फातिमा का हाथ बढ़ाऊँ। तो फिर जानते हैं रसूल मुबीन ने क्या कहा, फरमाया ए अली जानते हो जिस कदर तुम्हारे बदन पर बाल हैं, अल्लाह उतने दिनों के बराबर तुम्हें हर लम्हे के एवज 1000 नेकी अता करेगा। और याद रखो एक मर्द के जंग पर जाने से बेहतर यह है कि वो अपनी बीवी का नखरा उठाया करे। हत्ता कि जिस दौर में ख़वातीन जब अपनी ख़ास मंथली साइकिल से गुजरती थी ना, उन्हें दूर कर दिया जाता था। रवायत कहती है, उम्मे हबीबा कहती हैं और मारिया क़िब्तिया कहती हैं कि रसूल मुबीन इस दौर में उस वक्त हमें अपने करीब बुलाते। और देखिए ये तो आज हार्मोनल इम्बैलेंस की बात साइंस कर रही है ना, ये आज दुनिया कर रही है कि भाई औरत को इस वक्त खास अटेंशन की जरूरत है। हमारे आइमा रसूल मुबीन क्या करें, मारिया क़िब्तिया कहते हैं जब हमारे खास अयाम होते थे तो हमें किचन से दूर कर देते थे, लोग हमें हक़ारत से देखते थे, लेकिन रसूल मुबीन हमें करीब बुलाते थे, कहती हैं हमें अपने हाथों से निवाले बनाकर खिलाते थे, हमारे नखरे उठाते थे, हमें बर्दाश्त करते थे। मुझे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये बताएं कितने बंदे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, इग्नोरेंस बात की ना, इग्नोरेंस ठीक है ना, वो कितना इग्नोर कर रहे हैं, खवातीन जो है वो उनको एक तरह का स्टार्व कर रहे हैं अटेंशन से कि आप ये समझते हैं कि हमने इग्नोर करके ना लड़ाई को खत्म कर दिया, बट दे आर पुटिंग थिंग्स अंडर द कार्पेट। बिल्कुल औरत के जहन में जब तक औरत देखें सॉल्वर, प्रॉब्लम सॉल्वर है, अल्लाह ने उसको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया, मसला आया घर में उसने सॉल्व करना है। मर्द क्या है, वो बातों को दबाने वाला है कि आगे हमें बड़े मसाइल को देखना है, और औरत को समझना चाहिए कि ये मसला छोटा नहीं है। जो आपने कहा ये ज़्यादातर जो हमारे पास स्कॉलर्स आ रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम इसको ज़्यादा देख रहे हैं कि जहाँ पे अगर मर्द आ रहे हैं और ख़वातीन कुछ कह रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं, ज़ाहिर कर रही हैं, तो वहाँ पे बाकी फैमिली में जैसा आपने कहा कि वो 2 लोगों के बीच के रिश्ता है, लेकिन उस पर उनको कहा जा रहा है कि नहीं करें, आप छोड़ दें। और हमारे पास जब कॉलर्स आ रहे हैं तो वो हमें कह रहे हैं कि हम बहुत मुतासर हैं, हम अपने शौहर से बात नहीं कर सकते क्योंकि बाकी सब ने भी अपना ओपिनियन बिल्कुल, यहाँ तक के वालिदैन जो है वो होने भी नहीं देते। टू मच पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन हो रहा है, या वो बोलेंगे कि तुम अब बीवियों के उंगलियों पे नाचने लगे। हाँ, तो इस तरह की बातें की जाती हैं, जबकि एक औरत को अगर एक लफ्ज़ तारीफ का मिल जाए ना तो वह ऐसे भर के खिदमत में बिछ जाती है। दफ़ा वो ना मोहब्बत का बार बार अपनी बेगमात से इजहार करते हैं, आप ये भी तो सोचे ना। अच्छा हमारे साथ केस मौजूद है नबीला। अस्सलाम वालेकुम नबीला। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी शादी को तकरीबन 4 साल पहले हुई थी ना, मेरी लव मैरिज थी। अच्छा हमारा आपस में पहले से ही हम लोग यानी कि फ़ोन पर जैसे बातचीत करते थे 2-3 सालों से ही। फिर जब मैंने अपनी वालदा से अम्मी को बताया तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर जब मेरी ज़िद पे फिर उन्होंने कहा कि अच्छा उनको कहो रिश्ता लेकर आएँ। बहरहाल
बहरहाल मेरी सास आई और मेरे हस्बैंड जो मतलब जिनसे मेरी शादी हुई वो मेरे से एज में भी बड़े थे मुझसे ना, तो अम्मी पहले एग्री नहीं हुई, लेकिन मेरी ज़िद की वजह से बहरहाल हमारी शादी हो गई। अच्छा, शादी के बाद ये था कि सेकंड डे से अच्छा ये तो था कि थोड़े गुस्से वाले थे, लेकिन शादी के बाद मतलब यानी कि जैसे बिल्कुल ही उलट, जो मैं 2-3 साल से जिससे बात करती थी वो बंदा तो समझे वो था ही नहीं, बिल्कुल एग्रेसिव हर चीज़ में। मतलब ये इवन के दूसरे दिन ही किसी बात पे गुस्सा आया, मुक्का मार के शीशा तोड़ दिया, और फिर तो ये मामूली उनका बन गया था, रूटीन थी उनकी कि ना आए दिन बस मेरी बेइज्जती करना, मुझ पर हाथ उठाना, बस इसी तरह ना। ये सब तो मैं खैर सह रही थी, लेकिन फिर ये हुआ कि अम्मी के घर भी बहुत कम जाते थे। अच्छा, मेरी खाला की जो बेटियां थी, 2 बेटियां थी, बड़ी प्यारी प्यारी सी थी, तो वो बस खाला के घर जाने के लिए एग्री रहते थे, चलो तुम्हारी खाला के घर चलते हैं, अम्मी के घर नहीं जाते थे। और फिर वहाँ जाकर उनसे बिला फजूल में फ्री होना, और मैं कुछ कहूँ तो कह नहीं मैं तो अपनी बहनें समझता हूँ, इस तरह ना। और फिर ये हुआ कि इसी उसमें मेरी बेटी भी हो गई, 2 साल गुजर गए, और फिर मुझे पता चला कि जैसे फ़ोन पे वगैरह वैसे सैटरडे नाइट तो होते ही नहीं थे घर पे ना, मैं फ्रेंड्स में हूँ, गया हुआ हूँ, ऐसी सब। फिर ये हुआ कि मैंने नोटिस की ये बात कि वो ऑफिस में कोई थी तो उनसे अफेयर था उनका ना। तो बस फिर ये था कि एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैंने उनके वॉइस मैसेज, उनका फ़ोन खुला रह गया था, वॉइस मैसेजेस वगैरह सुने, तो वो तो शादी का मतलब यानी कि प्लान बन रहा था और इस तरह ना। तो मैंने ये सब बोला तो उस पर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा। तो सेकंड डे जो है सुबह में मैंने अपनी अम्मी को कहा कि मैं अब नहीं रह सकती ना इनके साथ। तो अम्मी ने कहा कि ठीक है हम लोग आएंगे, ऑफिस गए हुए, और मेरी सास होती थी बस घर में, तो आएंगे और हम लोग लेकर चले जाएंगे। अब अम्मी मेरी आई हैं, तो जब सास को ये सब बातें पता चली, मम्मी ने कहा बैग पैक कर लेना, मेरी बच्ची थी, मैंने अपना बैग पैक किया, तो सास ने जो है बड़ी लड़ाई झगड़ा किया और अम्मी को धक्के देके घर से निकाल दिया कि नहीं ये तो अब शादी हो गई, हम मारें या तोड़ें, हमारी बच्ची है, और इस तरह ना जब मेरा बेटा आएगा तब आना, ये मतलब इस तरह निकाल दिया मेरे पेरेंट्स को। फिर उसके बाद जो है मेरी अम्मी और अब्बू जो हैं वहीं इलाके का जो थाना था वहाँ पर जाके उन्होंने रिपोर्ट करवाई। तो वहाँ पे जो लेडी वो थी पुलिस वाली, तो फिर उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, वो साथ आई, उन्होंने मेरा बयान लिया। मैंने कहा नहीं मैं नहीं रहना चाहती अब इनके साथ। फिर वो मुझे मेरे घर वापस ले गए। अब ये हुआ कि फिर हमने जो मेरी पड़ोस में थी वो लॉयर थी, तो उन्होंने फिर उनके ज़रिए हम लोगों ने केस खुला का फ़ाइल करवाया। फिर ये था कि जब जब पेशी होती थी वो आते ही नहीं थे। इसी तरह साल गुजर गया और फिर ये हुआ कि बहुत रोना, मतलब यानी कि जैसे पता नहीं अल्लाह को कौन सी नेकी काम आ गई थी भी हुआ। फिर मेरे ही हक़ में फ़ैसला खैर हो गया। अब ये कि बच्ची मेरी है, वो मिलना चाहते हैं, मैं भी नहीं चाहती कि चलें सही है वो मिलें, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो ख़र्चा तो उठाएँ, लेकिन वो ख़र्चा भी देने के लिए राज़ी नहीं है। शरई तौर पर औरत भले जितनी भी इंडिपेंडेंट हो, अगर औरत ख़ुद पर या अपने बच्चों पर ख़ुद भी कुछ भी खर्च करती है शादी के दौरान या शादी के बाद, वो मर्द पर कर्ज है। हर इंडिपेंडेंट औरत सुन लें, सेल्फ डिपेंडेंसी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम औरतों ने ना मर्दों को खुद सर पर चढ़ाया। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि औरत काम करे, औरत बिज़नेस करे। रसूल अल्लाह के दौर में रसूल अल्लाह इस बात को प्रमोट करते थे, उम्मे सलमा को दस्तकारी करें, तिजारत करें, एवरीथिंग वाज देयर। मगर इस बात पर जोर था कि जो आप कमा रहे हैं वो आप अपनी लग्जरीज़ पर मेक व्हाटएवर यू लाइक, आप उस पर एक्सपोजर्स, ट्रैवल, व्हाटएवर आप उस पर खर्च करें, लेकिन अपने नफ़े के लिए अपने मर्द पर ही आप डिपेंडेंट रखें। ये मैं आपको बताऊँ, जितनी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी बढ़ जाए, मैं औरतों को ये कहना चाहूँगी कि अपने नफ़े के लिए आप अपने मर्द पे ही डिपेंडेंट करें। जो आप कमा रहे हैं आप बैंक बैलेंस बनाएं। उसके अलावा अगर आप अपने बच्चों को स्कूल के लिए पढ़ा रही हैं, तब भी तलाक से पहले की बात हो रही है ये, आप जो कुछ बच्चे पे खर्च करती हैं, रोज़े क़यामत मर्द एज अ कर्ज है और अल्लाह उससे हिसाब मांगेगा। और तलाक के बाद अगर तलाक देती तो आपको ये पता ही होगा कि इद्दत में मेंटेनेंस मर्द ही देगा पूरे 3 महीने तक। और उसके बाद भी जब इद्दत ख़त्म हो जाती है, बच्चों का पूरा नानो नफ़का, पूरा खर्चा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, मर्द के ऊपर है। और अगर जो औरतें खर्च कर रही हैं, लिटरली मर्द इस चीज़ से आज़ाद नहीं रह सकते, ना दुनिया में ना दुनिया में भी दिया। मैं एडवोकेट साहिबा मैं सर आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम इसको कानूनी पहलू से देखें तो देखिए अब जैसे उनकी बच्ची को वो कोई खर्चा नहीं, और आपकी बच्ची कितनी बड़ी है? 6 मंथ्स की है। सॉरी 6 मंथ्स की नहीं, 1.5 1.5 साल की। 1.5 साल की इनकी बच्ची है और मियाँ अब देखिए एक तरह से चीट भी कर रहे थे और उसके बाद फिर भी तलाक का प्रोसेस वाज हार्ड फॉर हर, और वो बच्ची को भी आगे से कुछ नहीं दे रहे। अच्छा देखें, इसमें मदीहा ये है कि लॉ बहुत क्लियर है इस मामले में। फिर जैसे मैडम ने कहा कि हम जो जितने भी हमने लॉ ड्राइव किए हैं, बेसिकली सिंस वी आर इन द इस्लामिक कंट्री, तो हमारे सारे कवानीन जो हैं वो इस्लाम की रूह पे ही हैं और उसी की हमने बेस ली हुई है। तो मेंटेनेंस चाहे वो खातून की हो, थ्रू आउट द मैरिज जो है वो मर्द की जिम्मेदारी है, और इद्दत जब तक वो मर्द
के लिए करती है, चूँकि तलाक हो या खुला हो किसी भी सूरत में वो मर्द की जिम्मेदारी है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर उसका बेबी सकलन बेबी है यानी दूध पीता शीरख्वार बच्चा है तो भी मर्द रिस्पॉन्सिबल है कि जब तक वो रज़ात करेगी तब भी उसकी भी उजरत मांगी बनती है। बिल्कुल, तो वो औरत को मेंटेन करेगा। जहाँ तक बच्चे की किफ़ालत का है तो लॉ हमें ये कहता है कि जिस दिन बाप यानी मेंटेनेंस के केस में अपेयर होता है, कानूनी तकाजा ये है कि फैमिली कोर्ट उसी दिन बच्चे का एक इंटरम मेंटेनेंस यानी आर्जी तौर का ख़र्चा, कि हम बाद में एविडेंस पे जाएंगे कि उसके क्या रिसोर्सेज हैं, बच्चे का क्या लाइफस्टाइल है, क्या एक्सपेंसेस हैं, मगर एक इंटरम डे टू डे मेंटेनेंस जो है वो फिक्स कर देते हैं। चूँकि हमारा काम है कोर्ट को असिस्ट करना, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं आ रहे तो हमारे पास रेमेडीज़ नहीं है, उनके वारंट जारी हो सकते हैं, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है अगर वो मेंटेन। इसी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि अगर आपने कोई केस दायर किया हो तो फिर वो आगे अगली पार्टी जो वो शो अप ही नहीं कर रही होती। तो ऐसी सूरत हाल में क्या ख़वातीन का जो मुकदमा है वो स्ट्रांग होता है या अदालत के सामने वीक पड़ता है, इस हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद कहीं मजाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। खुला के मसाइल की वजह से आज हम बात कर रहे हैं और खुला के मसाइल में मकसद ये भी देखने कि जब लड़की कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है और उसके बाद जब उसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी शुरू होती हैं तो बहुत सारी जगह पे दूसरी पार्टी यानी कि जो लड़के की पार्टी की तरफ से ये चीज़ ज़रूर की जाती है कि वो शो अप नहीं करते केसेस में, और वो डिलेइंग टैक्टिक्स जो है उसका इस्तेमाल होता है, चाहे वो बच्चे की कस्टडी के हवाले से हो, चाहे वो डिवोर्स के हवाले से हो, चाहे वो नान नफ़के के हवाले से हो। और कोशिश की जाती है, जैसे कुरान में कहा गया कि एक ऐसन तरीके से आप उसको ऐसे तरीके से फारिग करें, तो वो ऐसा तरीका हम कहीं देखते नहीं। हम ये ज़रूर देखते हैं कि कोर्ट में देखिए, ये हमारे साथ तो वकील साहिबा हैं, इनका तो काम है कोर्ट का, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब कोई भी खातून कोर्ट के अंदर एंटर होती है, जब कचहरी के अंदर आप एंटर होते हैं तो 100 नज़रें जो उसको देख रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये देख रहे थे कि अच्छा भाई ये औरत कोर्ट क्यों आई है, क्योंकि वो हम उसी वक्त उस औरत को जज करना शुरू कर देते हैं। ये है हमारी मेंटेलिटी हमारी सोसाइटी की, जैसे कि औरत से अपना हक मांगने के लिए आ रही हो, पर हम उसको करेंगे कोर्ट में जो औरत आई है। तो मुझे बताएं कि अगर ऐसा हो, जैसे हमसे पहले भी जो यहाँ पे केस मौजूद था वो बता रही थी कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, बिल्कुल ऐसी सूरत में क्या होता है? अच्छा देखिए, मिजाज ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या वो वीक पड़ेगा खातून के, तो नहीं, वो तमाम क्लेम जो खातून ने किए हैं अगर अगली पार्टी उसको रिबट नहीं करती यानी उस पर कोई अपना ओपिनियन नहीं देती, रिस्पॉन्स नहीं देती, तो वो एज इट इज कोर्ट जो है उसको वैसे ही लेता है जैसे वो फैक्चुअल पोजीशन है। दूसरी बात हम ये करते हैं कि लेट्स से आया ही नहीं मर्द, अब वो बाप की कैपेसिटी में तो बच्ची को थ्रू आउट टिल हर मैरिज जो है उसने ही मेंटेन करना है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट के पास इख्तियार है एज अ फैमिली जज कि वो पहली पोजीशन क्या करेंगे, पहली रेमेडी हमारे पास ये है कि उसके अरेस्ट वारंट जारी हो जाएंगे। फैमिली कोर्ट भी मर्द के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी करेगी, यानी वो जहाँ भी है उसकी जो करंट लोकेशन है, करंट एड्रेस है, वहाँ पुलिस के थ्रू उसको अरेस्ट करवा के कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। इन केस अगर हम ये समझते हैं कि वो अरेस्ट भी नहीं हुआ, कभी ऐसा है कि वो आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तान रहता है, ये कोर्ट के जुरिसडिक्शन से बाहर रहता है, तो उस सूरत में कोर्ट के पास इंफॉर्मेशन उसकी किसी भी प्रॉपर्टी की, किसी भी रिसोर्स की, बैंक अकाउंट की, अब हमें पता है एफबीआर कितना सिस्टमैटिक चलता है, आपके एक सीएनआईसी पे आपकी सारी प्रॉपर्टीज, आपका बैंक अकाउंट, आपके एसेट्स सब आ जाते हैं, तो कोर्ट हैज़ द पावर कि वो वहाँ पे बच्चे की मेंटेनेंस या खातून की मेंटेनेंस लेने के लिए वो प्रॉपर्टीज अटैच कर सकते हैं और वो सेल आउट करके वो वहाँ से बच्चे की मेंटेनेंस जारी करेंगी। अच्छा, ये तो मेंटेनेंस की बात होगी, जो खातून का नान नुफ्का है, जब वो एक औरत जब वो खुला लेने के लिए जाती है, और अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ कि लोग अच्छी खासी ज़िंदगी के साल गुजारने के बाद कहीं पे अगर बंदे को लगे और तो बंदा वहाँ पे डिवोर्स दे दे और वो औरत वो जो जिस घर में वो रह रही होती है, जिसको उसने खुद बनाया होता है, वो रातों रात उस घर से बाहर निकल जाती है। इससे अच्छा तो आप कहते हैं कि वेस्ट में अच्छी चीज़ें कि अगर जब डिवोर्स हो तो उसको पता है कि हाफ चीज़ होगी, यहाँ पे तुम्हारी औरत ही वो जो घर उससे बनाया तो उससे निकल जाती है। नहीं देखिए, मेंटेनेंस के हवाले से हमारे यहाँ कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है कि सिर्फ बच्चे की मेंटेनेंस के लिए ये सारी रेमेडीज़ ली जाएंगी। ये अगर कानून के अंदर अगर जज ने औरत को अलाउ कर दिया है उसका मेंटेनेंस, चाहे वो उसका पास्ट मेंटेनेंस था, चाहे वो फ्यूचर मेंटेनेंस है। अच्छा, ऐसा भी है, ज़रूरी नहीं है, ये भी एजुकेट करना हमारा बड़ा कि एक मर्द जो है वो मेंटेन नहीं करा खातून को, अब वो जो है वो सेपरेशन लेने नहीं आई हैं, वो सिर्फ कोर्ट में आके ये भी कह सकती हैं और उनको बाउंड डाउन करा सकती हैं कि ये मुझे मेंटेन करे, ये मुझे खर्चा नहीं देता, ये मुझे खर्चा नहीं देता। बेसिकली इट
इट इज़ अ फाइनेंशियल क्रूअल्टी ना, हम तो अभी तक जो है वो क्रूअल्टी सिर्फ और सिर्फ जो है फिजिकल अब्यूज़ का समझते हैं। Again, अगर ये भी बहुत सारी खवातीन जाए कोर्ट में अपना हक मांगने के लिए तो शादियां खराब हो जाती है कि इससे तो मियाँ के खिलाफ कोर्ट चली गई, ये तो कल के खिलाफ कुछ भी कर सकती है। इट्स अ सोशल टैबू बिकॉज ऑफ विच जो औरत के अपने हकायक हैं वो नहीं मांग सकती। यही मैं आपको बता रही थी, अगर एक औरत बाशऊर हो जाए और अपने ये हुकूक मांगने लगे तो उनके अपने माँ बाप कहने लगते हैं इतने बेशरम हो गई हो, खुलेआम जाके पैसे मांग रही हो, हमारी इज्जत को क्यों दाव पे लगा रही हो। लेकिन फाइनेंस हमारी एवरीडे ज़रूरत है, खाना पीना, स्कूल की फीस नहीं दे रहे होते और मुतालबा करने के बावजूद भी औरत को लालची अच्छा, यहाँ पे ये जैसे हमने पहले बात की कि हम खुला तक तो आए हैं, मगर हमें एजुकेट ये भी करना है कि जब निकाह हो रहा है तो वो जो डॉक्यूमेंट है बेसिकली वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो जो काटम पीटियाँ पहले से होके आती हैं वो ना सिर्फ औरत को उस पर बात करनी चाहिए बल्कि अब पेरेंट्स को उस पर बात करनी चाहिए कि ये अगर दिया है तो ये शरई तकाज़ों को पूरा करते हुए कानून साजी की गई है औरत को सिक्योर करने के लिए। अगर आप निकाहनामा को हम थॉरली पढ़ें तो उसमें मेंटेनेंस आपको अलाउ होती है कि आप कितना नान नफका देंगी, आपको पावर ऑफ डिवोर्स डेलीगेट किया गया है नहीं, आया महर के अलावा कोई जायदाद लिखी है या नहीं, कोई गिफ्ट दिया है तो वो कैसे दिया। तो जो बात मैंने बिल्कुल शुरू में की थी कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली, उसको अगर हम वैसे ही फिल आउट करें, नहीं अगर जो ना दे सकें, जिनकी हैसियत ही ना हो, जो ना कर सकें बेचारे, देखें ऐसे भी लोग हैं। फिर वही बात है ये निकाह जो है वो इजाब कबूल है ना, यानी एक ऑफर आई, जब तक मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करी तो निकाह कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो वो तो म्यूचुअल एक्सेप्टेंस है। वो करके भी फिर लड़कियां फंस जाती हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात की बल्कि फंस जाती हैं पढ़ने की, इसको बिल्कुल अक्सर इस पे तो बात ही, जब शादी की बात होती है जैसा आपने कहा कि हम तैयारियों पे फोकस करते हैं, कौन से कपड़े क्या हैं, जब इस पे बात होती है तो बस अब दस्तखत कर दें। वैसे मैं आपको तो इस बात में मैं बहुत प्राइड देती हूँ। एक बार हमने इस पे शो भी किया हुआ है, हमने पूरे बोर्ड पे लगा के निकाहनामा, फिर हमने फिका जाफरिया से और फिका हनफिया दोनों से हमारे साथ उलमा मौजूद थे और फिर हमने शिक व शिक हमने एक एक को रीड किया कि इसमें इसके क्या मुराद हैं, इसके क्या मुराद है, क्योंकि और फिर वो इतना जरूरी है कि वो लोगों को पता चले, क्योंकि आप एक नौकरी करने के लिए जाते हैं तो साथ में कितने अम्मी अबू भाई बती सबको बिठाते कि अच्छा भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, इसमें कहीं मैं फंस तो नहीं रही। ये तो फिर आपका निकाह है। वेडिंग में गई, मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग थी, शी वाज अ जर्नलिस्ट, पढ़ी लिखी थी, बाहर से पढ़ के आई थी, तो जब उसकी निकाह हो रहा था तो मौलवी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा बेटी साइन करो। उसने बोला मौलवी साहब मैं अब टाइम लूँगी, मैं इसको पूरा पढ़ूंगी, अच्छी तरह चेक करूँगी। ज़ाहिर है पढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगता है, जो बेचैनी, जो अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गए, जो ससुराल की तरफ से तनकीदें शुरू हो गई कि ये तो निकाह के टाइम पे तलाक की बातें करी, इतना वो पढ़ने की सिर्फ बात वो पढ़ रही थी खाली, और वो कह रही थी कि ये मैं कॉन्ट्रैक्ट समझ के देख के जहाँ जो लिखना है वो करूँगी, ये मेरी ज़िंदगी का मामला है, राइट। और आप सोच नहीं सकती कि उस वक्त उस हॉल में कितना टेंशन था, ना सिर्फ माँ बाप और ससुराल बल्कि मेहमानों ने बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। वो तो चाहे उसकी तरफ से हो या लड़के वालों की तरफ से हो। अब तो ये हो गया ना कि अच्छा जी निकाह होने वाला है, पहले ही से ही आप निकाह नामा पढ़वा दें, हाँ, और आप अपने बता दें कि भाई वहाँ पे तमाशा ना हो। यही वाली बात है कि इस तरह की चीजें कहना, ये तो नहीं लोग कैसे बोलते हैं, मैं लोगों की बात बता रही हूँ, इन्हें कहते हैं कि तमाशा ना हो, कि जी पहले से ही आप इन चीजों को सॉर्ट आउट करें कि ये बाद में आप लोग है ना फिर कहेंगे जी तमाशा हो रहा है। अच्छा, हमारे साथ एक केस भी यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। जी मरियम, मेरे साथ मसला ये है कि मेरे जो हस्बैंड थे वो जो है ना बहुत शक और शुबात करते थे, मतलब वो उनको कहें कि वो एक तरीके से साइको थे। इवन कि वो मुझे ना लेडीज़ से भी बात करने नहीं देते थे। मैं अगर अम्मी के घर जा रही हूँ तो भी वो बस ना कि कहीं तुम्हें जाना नहीं है, किसी से तुम्हें कोई बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, बराबर में ऊपर नीचे पड़ोस रहते थे, कोई बराबर वाली आ गई कभी कुछ लेने देने, आपको पता है होता है सोसाइटी में, लेकिन वो किसी चीज़ पे भी बर्दाश्त नहीं करते थे। एक दफ़ा मेरी एक फ्रेंड मेरे घर आई हुई थी, बैठी हुई हम लोग बात कर रहे थे, घर आए बस आके बदतमीज़ी शुरू कर दी, चीखना पुकारना कि मना किया है तुम्हें और तुम्हारे घर कोई नहीं आएगा, कि तुम्हें समझ में नहीं आता।
कोई बैठा हुआ है, कोई तमीज़ होती है, कोई मैनर्स हैं, दोस्त है, अभी थोड़ी देर के लिए आएगी चली जाएगी। नहीं भाई, वो उनका शक जो था ना, वो शक मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उस इंसान का ये शक है क्या। शक समझ में आता है कि किसी जेंट से आप बात कर रही हैं, कोई अदर साइड से आपके घर आ रहा है, कोई अननोन पर्सन है, कोई कज़न है, चले वो भी समझ में आता है मर्द का शक करना, लेकिन मुझे लेडीज़ का शक करना नहीं समझ आता था। इवन कि मुझे अम्मी के घर भी जाने के लिए ना बड़ा खुशामदे मिन्नतें करनी पड़ती थी समाज, क्या चली जाओ, तो बस मतलब जा रही हूँ तो बहनों से बात करने में शक व शुबात, और घर आते थे तो इतनी बैड लैंग्वेज, लूज़ लैंग्वेज यूज़ करते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस तरीके से इतनी मुश्किल मैंने उस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारी है ना। उसी दौरान 2 बच्चे भी थे मेरे, तो फिर बच्चों के साथ ये था कि बस हमारे तो ये भी होता है ना कि बच्चे जो एक और बच्चा पैदा करो और सही हो, ठीक हो जाएंगे, बच्चे पैदा होने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बफर समझा जाता है कि भाई शायद बच्चे हैं तो अब समझ आ जाएगा, थोड़ा समझ जाएगा, लेकिन जो नहीं समझने वाला होता ना वो नहीं समझता। खैर वक्त गुजरता गया, फिर एक दफ़ा ये हुआ कि भाई लेके गए, बड़ों में बैठ के बात करेंगे, इस मसले को सॉर्ट आउट करना है, कब तक गुजारोगे ऐसे। अम्मी क्या लेकर गई, वहाँ बैठी बातचीत हुई। तो कभी भी मैं कहती हूँ कि बहुत कम मर्द होते हैं जो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं, कभी भी नहीं करता मर्द ना, वो हमेशा वही कहता है कि ना औरत की ही गलती है। सारी गलतियाँ मेरी निकाल दी, मुझे बता दिया, फिर घर वालों ने समझा बुझा के भाई चली जाओ, बच्चों का साथ है, गुजारा कर लो, वक्त आने के साथ बच्ची बड़ी होगी, बेटी है, सही हो जाएगा। लेकिन जो इंसान को नहीं सही होना होता वो कभी भी सही नहीं होता। खैर हम घर आ गए, ज़िंदगी वैसे ही गुजरती गई, लेकिन उस इंसान को कभी सही नहीं होना था। परेशानी का आलम ये था कि कब बराबर में से अगर कोई इंसान आ जाए ना और कोई कहे कि यार आज मुझे सुमेरा की ये चीज़ दे दो, मरियम हमें यहाँ से यहाँ करना है बेटी से, तो उसके पर भी तुमने इसको घर आने कैसे दिया, बात कैसे करने दी। तो ये शक समझ में उनको वैसे भी कोई सोशल एंग्जाइटी थी, लोगों से मिलने जुलने में उनको प्रॉब्लम होती थी, मतलब मेरे साथ ओनली मेरे साथ। तो आपकी फिर बात उनसे, फिर आपने खुला कब ली उनसे? मैंने उनसे फिर खुला इसलिए लिया ना कि भाई मेरा गुजारा मुश्किल हो गया था। मैं उस इंसान के साथ रह के मैं खुद भी साइको हो गई थी, मैं परेशान हो गई थी कि मैं किसी से बात नहीं कर सकती, कहीं जा नहीं सकती, एक 4 दीवारी में बंद रहना कितना मुश्किल हो जाता था। बच्चे बड़ी हो रही है, उसको स्कूल लेके जाना है, ट्यूशन छोड़ना है, तो कोई बच्चों के साथ कैसे फिर ऐसे? बच्चों के साथ भी बस बता तो रही हूँ, घर आए तो एक तूफान है बदतमीजी, कोई ना कोई बात उनको मौका मिल गया कि ऐसी हो, मतलब 24 कोर्ट की जो भी सब चीज़ें हुई वो स्मूथ हुई क्या? उन्होंने नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं की ना उन्होंने अपनी गलती। कोई भी अभी केस चल रहा है हमारा, अभी आपका केस जी मैंने फिर केस दाखिल किया खुला का, मुझे कोई इस बारे में नॉलेज नहीं थी। फिर मैंने लोगों से पूछ के फिर मैंने कहा भी मुझे रहना नहीं है, घर वालों ने कहा एक चांस और दे के देख लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था उस इंसान के। तो अभी आप कुछ वैसे काम करती हैं आप? जी मैं अभी अब खुद मैं रेंट के घर पे रहती हूँ। सारी बातें आपको पता है कि अम्मी के घर पे भी गुजारा नहीं है, भाई भाभी हैं, तो अभी मैं एक कमरे का घर लेकर रेंट पे रह रही हूँ अपने बच्चों के साथ ना। कि छोटी मोटी जॉब करती हूँ, कभी कोई काम मिल जाता है, कहीं मेहंदी लगाने होती है तो वहाँ चली जाती हूँ, कहीं कुकिंग का काम मिल गया तो वहाँ जाके कुकिंग कर लेती हूँ। बच्चों को मैं कहती तालीम ना दिला सके, मतलब बच्चों को स्किल ज़रूर दें, क्योंकि बहुत सी बच्चियाँ इसलिए एक घर में फंस के रह जाती हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं इसके अलावा गुजारा कैसे करूँगी। मुझे बताएं किन सूरतों में खुला लेना या डिवोर्स लेना जायज़ है? बहुत सारी सूरतें जिसे हम शराइत कह सकते हैं कि इसमें औरत सोच सकती कि तलाक़ खुला की तरफ चली जाए। उनमें से वही जैसे हम बात कर रहे थे, सबसे पहले तो फ़िज़िकल टॉर्चर। आई एम वेरी मच सॉरी टू से कि हमारे यहाँ जो औरत पर फ़िज़िकल टॉर्चर है वो मर्द के हकूक़ में से एक हक़ बना दिए गए, और इसके लिए हम सबसे बड़ा जो बरनामा लेकर आते हैं और सबूत लेकर आते हैं और नस लेकर आते हैं वो कुरान है। कि कुरान तो कह रहा है कि तुम मारो, कुरान तो ज़राबा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि जब हज़रत इब्न अब्बास से हमें रिवायत मिलती है कि हुज़ूर अकरम के पास वो गए और आके पूछा कि रसूल अल्लाह क्या मैं अपनी औरत पर हाथ उठा सकता हूँ? का रीज़न क्या है? का बद अखलाक है। कहा हाथ उठाने की जहाँ तक बात है, क्या तुम उससे मारोगे जो खुद तुमसे खल्क हुई है? और उसमें कोई दो राय नहीं है, कुरान की आयत है, औरत मर्द से खल्क हुई है। तो फिर फरमाया, तो फिर कुरान ये क्यों कह रहा है, ज़राबा का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? तो फरमाया हाथ में मिसवाक थी, आगे से घिसी हुई थी, दैट वाज यूज्ड, आगे से वो फूल की तरह सॉफ्ट हो जाती है। कहा अगर तुम तब भी कुकिंग नहीं कर रही, नहीं मार सकते, वो तुम्हारे हक में है, तुम्हारी मिल्कियत में है, तुम्हारे घर को देखती है,
ये काफ़ी है तुम्हारे लिए, तुम्हारी औलाद को जलने वाली है, ये काफ़ी है तुम्हारे लिए। अगर वो खाना नहीं पकाती है, ठीक है, अगर वो कोताही करती है घर के कामों में, तब भी तुम उसको मार नहीं सकते, सिर्फ एक सूरत में कि तुम्हारी इजाज़त के बगैर ऐसी जगह जाती हो, नॉट एट ऑल, आप शिकायत भी नहीं कर सकते इस पर। उस पर आप कितना वो जो मिसवाक की घिसी हुई छड़ी है उससे भी हल्का सा मारो, और अगर आपने ऐसे मारा कि उस पर निशान आ गए तो उस पर दियत है। औरत को चाहिए कि उसका तकाजा करके उससे वो मांग सकती है। अगर औरत को ये मसला हो, मैंने ये शरीयत में पढ़ा है, मैं अपने अप्रोच नहीं बता रही, कि मर्द खर्राटे लेता है और मैं सो नहीं सकती, इट कैन ऑल्सो बी द रीज़न कि वो खुला के लिए बात कर सकती है, देन वो जाए अपना इलाज करवाए। टॉर्चर इतना भी है कि तलाक देने का बार बार कहना, देयर वाज अ केस कि जिसमें मेंटल टॉर्चर या जैसे हम इमोशनल टॉर्चर कहेंगे, लॉ ने रिकग्नाइज किया कि जहाँ सिर्फ मर्द उठते बैठते यही धमकी देता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स कर दूंगा, मैं तलाक दे दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, ये इटसेल्फ ये एक टॉर्चर है जो औरत इमोशनली और मेंटली बर्दाश्त कर रही है। तो डोमेस्टिक वायलेंस में जो हम सारे कैटेगराइज हमने किया है वो बेसिकली फिजिकल भी है, इमोशनल है, मेंटल है, फाइनेंशियल है। आपकी जहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ हो रही है जो बेसिकली आपके पीस को डिस्टर्ब करती है, इट विल फॉल अंडर द टॉर्चर। अच्छा, दूसरी एक बहुत अहम बात जो इन्होंने कही कि हम जो खातून है यानी जो बीवी है उसको उसके स्टेटस के मुताबिक मेंटेन करेंगे तो लॉ इसको रिकग्नाइज करता है। यानी ऐसी खातून जिसका निकाह के वक्त महर नहीं रखा गया फॉर एग्जांपल, तो उसका महर हम क्या डिसाइड करेंगे? तो कानून ये कहता है कि फिर हम यानी उस औरत के बाप की बहनों के जिस लेवल के महर रखे गए हैं या उस लड़की की बहनों के जैसे महर रखे गए हैं, यानी उसका पेरेंटल स्टेटस देखते हुए हम सेट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ मर्द अपने रिसोर्सेज देखेगा बल्कि वो स्टेटस ऑफ द वुमेन को भी बरकरार रखेगा। और मेरे अपने पास फैमिली में जो केस हुए उसमें उन्होंने, सास ने जब लड़की ने खुला मांगी तो उन्होंने कहा मेरा बेटा तुम्हें छत देता है, दिन की 2 रोटी देता है, तो तुम्हारे पास कोई हक नहीं है शिकायत करने का। यहाँ तक भी, अच्छा ये खवातीन ही बोल रही हैं, सही है, एक औरत हो क्या दूसरी औरत की दुश्मन। इस पे बहुत बात होती है कि अब औरत आई है तो वो ठीक करेगी। अगर फैमिली बहुत अरसे से, जैसा आपने कहा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परामेंट्स देख रही है तो कॉमन सोल्यूशन ये लगता है शादी करवा दो। कभी कभी औरतों को बिल्कुल ये नौकरी नहीं कराओ, इसकी शादी बिल्कुल जिम्मेदारी पड़ेगा, कर लेंगे। तो जब वो शादी होती है फिर औरत पे आती है वो जिम्मेदारी, चाहे वो जॉइंट हो, न्यूक्लियर हो, एंड देन उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। तो हमारे पास तरह बहुत खवातीन है जो थेरेपी में आ रही है जिनके पास ये एक प्रेशर है और उनका पहला सवाल ये होता है मैं आपके पास से आई हूँ, वो अपने सारे दुख दर्द पे बात नहीं करेंगी जिस पे हम उनसे बातचीत कर रहे होते हैं। वो टॉपिक बार बार होगा शिफ्ट, और देखें हम इनको ये सारी मसाइल हैं, वो ये सब करते हैं, अब बताएं मैं क्या करूं, मैं उनको ठीक कैसे कर सकती हूँ। तो उनका पहला सा वो इतना अपने मसले को उन्होंने दबा दिया होता ना, सप्रेस किया हुआ होता है कि वो अपनी कैफियत, अपने जज्बात की तरफ बात ही नहीं करती। एक जैसे हमने यहाँ पे बातचीत अभी हम फिलहाल जो कर रहे हैं, एक माहिर नफ्सियात है अब्राहम मैस्लो, और उन्होंने एक हायरार्की ऑफ नीड्स का अपना एक बनाया था, मतलब कि किस तरीके से हमारी कुछ जो ज़रूरियात हैं हमारे पास ख़वातीन आती हैं और ये जो चीज़ कि अगर उनको तशद्दुद का शिकार है, वो पहले सवाल वो ये करती हैं कि मैंने तो कुछ किया होगा, वो मेरी वजह से, तो या शौहर बात नहीं करता। आप बताएं ना, लोग ये बात कर रहे थे कि मर्द हाथ ही तभी उठाते जब औरत की ज़बान चलती है, ये यही तो लोग बात करते हैं। अपने सेल्फ पे वो इतना कर देते हैं, अपने ऊपर करते हैं कि हमारे पास थेरेपी में इतने सेशंस और इतना वक्त लगता है कि हम उनके ऊपर बात कर सकें। वो इतने सेशंस तक उनका जो फोकस होता है कि मेरे मर्द के बिहेवियर पे, उनकी रीजनिंग, उनका क्या है, क्यों ऐसा करते होंगे। डॉक्टर साहब आप ये भी बताएं हमें कि औरतों की ये सेल्फ इस्टीम इतनी लो क्यों है? हाँ, क्यों, कहाँ से इसकी रूट कहाँ है? हाँ, ये सो देखिए इसमें ना देयर इज़, हम एक वजह नहीं कह सकते कि ये एक वजह है। कल्चर, रिलीजन, जैसे कल्चर जो है वो बिल्कुल सांस की तरह, ऑक्सीजन की तरह, हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसका एक हिस्सा हैं, वो हमसे जुड़ा हुआ है। मज़हब एक है, उसी के साथ साथ हमारे जो रोल्स हैं। सो बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि सेल्फ इस्टीम की, बहुत से कम्स डाउन टू कि आपका बचपन कैसा था, आपको इर्द गिर्द लोगों ने क्या कहा, क्या ब्रॉटअप रहा, स्कूल में क्या रहा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब हम ये प्रीच करना स्टार्ट
स्टार्ट कर दें, बिकॉज इट्स वेरी हाई टाइम कि इक्वल पार्टनर है। कोई भी पार्टनर जो है वो किसी से सुपीरियर नहीं है, ठीक है। ये पार्टनरशिप है बेसिकली, मैरिज जो है ये हम दो लोगों को जो एक साथ चला रहे हैं, ये आका और गुलाम का रिश्ता नहीं जो कि हमने समझ लिया कि तुम मेरी बांधी हो। और दूसरी चीज, इक्वल पार्टनर के साथ जब हम ये कहना शुरू करेंगे कि ये पार्टनरशिप है, इक्वल पार्टनरशिप है, इक्वल पार्टनर है, और दोनों जो अशखास मिल रहे हैं वो दोनों इंडिविजुअल हैं अपने तरीके से, यानी जो खातून आ रही हैं वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी लेकर आ रही है और मर्द जो है वो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। हम ये ना फोर्स करवाएं कि वो सिर्फ और सिर्फ मर्द के ही रंग में ढल जाए, ठीक है, बिल्कुल, और ना हम मर्द को मोल्ड करें। कुछ लड़कियों में भी तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए यहाँ हमने ना कंपेनियनशिप बिल्ड करना है, ये भी बात करेंगे, छोटी सी बात कहीं में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें खुला के मसाइल के हवाले से, और हमें ये बात भी करनी है कि अगर हमारी सोसाइटी में किसी लड़की की खुला हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है, तो आप उसको दोबारा से कंसीडर क्यों नहीं करते कि उस बच्ची की पहले आपको शादी करानी चाहिए। हम ये समझते हैं कि वो जब आप मुर्गी वाले के पास नहीं जाते मुर्गी का गोश्त लेने के लिए, तो वो अंदर से डब्बे से मुर्गी निकालता है, उसके गले पे छुरी फेरता है और उसके बाद उसको ड्रम में डाल देता है। तो ड्रम में आवाज़ आती रहती है, जब तक गुजरी रहती है वो तड़पती, उसकी आवाज़ आती रहती है और आपको लगता है बस अब ये डाई डाउन हो जाएगी। हमारे यहाँ भी समा हैसियत है कि अगर किसी की डिवोर्स होती है, खुला होती है, हम उसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि बस अब तो उसको हमने ड्रम में डाल दिया और उसका काम यहाँ पे तमाम हो गया। ऐसा नहीं है। आपके आसपास अगर कोई कुंवारी लड़कियाँ मौजूद है, खुला ज़्यादा लड़कियाँ या तलाक याफ्ता लड़कियाँ मौजूद हैं, तो सबसे पहले जो राइट रखता है कि जिनका निकाह कराया जाए वो खुला याफ्ता और साथ में या तलाक याफ्ता ख़वातीन है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अगर आप हमारे रिलीजन में जाएँ, आप हिस्ट्री में जाएँ, तो ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो हमने इस हवाले से बात भी ज़रूर करनी है। हम रेड फ्लैग्स की ब्रेक में ज़रा बात कर रहे थे, तो आपने क्या रेड फ्लैग्स आपको क्या लगते हैं कि अगर मैं सोचती हूँ कि अगर दो रिश्तों के अंदर और नोक झोंक हो रही है छोटी छोटी बातों में, और आपको रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं और आपको लगता है कि वो आगे जाके बढ़ेंगी, तो वहीं ही रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। उस नौबत पे ना लेकर आए आप ये सोचे नहीं बाद में तो ये सही हो जाएगा, अच्छा चलो जी कर देते हैं, अच्छा हम तो इतने टाइम से जानते हैं, अच्छा हम ये कर देंगे तो बाद में ठीक हो जाएगा। मैं कहती हूँ यही शुरुआत है और आप उसको वो कर रहे हैं, मतलब आप धकेल रहे हैं ज़बरदस्ती, तो आप यही रोक दें, इस रिश्ते को वहीं ख़त्म कर दें कि वो आप उस चीज़ों में घुसें और ट्रॉमास में जाएं। तो बेहतर ये है कि आप वो थोड़ी देर का ट्रॉमा ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है कि आप वो थोड़ा सा गम काट लें ना, वो ज़्यादा बेहतर है कि पूरी लाइफ टाइम का आपको। और ये रिश्ता जो है ना, ये मैं आपको बताऊँ, ये दो लोगों में शायद नहीं होता, मैं समझती हूँ ये पूरी फैमिली, आपके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो भी सफ़र करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ को नहीं होता, फ़र्क पड़ता, वो कहते हैं कि भाई भाड़ में जाओ, तुमने किए तुम करो, तुमने भुगता है तो तुम करो, तुमने लव मैरिज करी है, जो जिस तरह के बाबू जी ये भी होता है कि जो एक जो कमरे का जो एक रिलेशनशिप है मियाँ बीवी का, जो उसके आपस के जो मामलात हैं, उसमें बाहर वालों का भी इतना वो इन्फ्लुएंस आ जाता है कि आपको, अब जैसे एक लड़का कह रहा है, बहुत सी जगहों में हमने देखा है कि लड़का लड़की कहती है हमने फलानी शादी नहीं करनी, वो कहते नहीं तुमने रहना है, तुमने करना है, क्योंकि तुम्हारी अगर डिवोर्स होगी तुम्हारी आगे बहन की शादी नहीं होगी, और वो उस घर में पिसरी होती है। बिल्कुल, हमने कितने ऐसे देखे हैं। इसमें तो कोई दो राहें नहीं है कि आपके साथ दोनों फैमिलीज, दो खानदान इन्वॉल्व होते हैं, मगर हम जो ये बात बार बार करते हैं कि ये दो लोगों की पार्टनरशिप है, हमने यही समझाना है कि कानून भी यही कहता है और मजहब भी कि आपके जो डिसीजन है बेसिकली वो मर्द और औरत के ही हैं। हमने वो जो हमारे पर्सनल डिसीजन है शादी के मुतालिक, चाहे वो फिर कितने बच्चे होने हैं, बच्चे कब कब होने हैं, बच्चे क्या एजुकेशन लेंगे, मेरी मेंटेनेंस क्या रहेगी, या मर्द क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेयर करेगा और खातून क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेयर करेंगी, ये प्योर सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के होने चाहिए। इसमें आप जितना आइदर साइड की फैमिली, चाहे वो लड़की की तरफ से है या लड़के की तरफ से, तो फिर आपका एक मेस क्रिएट होना शुरू करता है। कहीं भी लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मदर इन लॉ, द आइदर साइड, दोनों साइड की, सास मर्द की या औरत की, ना वो ससुर की इन्वॉल्वमेंट को रिकॉग्नाइज तो बड़े लोग ही करते हैं ना ये चीजें, देखिए हम इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं, हम जो ये बात अभी रेड फ्लैग्स की भी कह रहे थे, हम जो बड़ों को इन्वॉल्वमेंट वाली बात करते हैं वो हम एज मीडिएटर के तौर पे लेते हैं। बिल्कुल, वो हम मीडिएटर के तौर पे तो ले सकते हैं कि जब हम किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे, यानी हस्बैंड और वाइफ किसी एक चीज को सेटल डाउन नहीं कर पा रहे,
तो हम अपने बड़ों को इन्वॉल्व करें, दोनों फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करें और उनकी मशावरत के साथ, उनके कंसर्न के साथ और उनकी समझ बूझ के साथ हम चीज़ों को करें। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, रुबाब ने बहुत अच्छी बात एक तो कही कि रेड फ्लैग्स जहाँ नज़र आ जाएं आपका स्टॉपल वहीं होना चाहिए। लॉ भी कहता है ना कि आप स्टॉपल ले ले, स्टे हो जाए। मगर एक चीज़ और हमें सिखानी है और बतानी है बार बार, और चूंकि हम मासस के लिए शो करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब लोग काउंसलिंग की तरफ भी आए। यानी हम हमेशा ये कहते हैं कि रिश्ता ख़त्म करें, रिश्ता ख़त्म करने से पहले भी स्टेप्स हैं जो आप उस रिश्ते को बचा सकते हैं। या जी बिल्कुल, आप कपल काउंसलिंग की तरफ जा सकते हैं, आप थेरेपी सेशन की तरफ जा सकते हैं, और ये जो आपने बात की ना, बड़े बुजुर्ग बैठे, ये भी काउंसलिंग का एक पार्ट है कि बड़े बुजुर्ग घर के बड़े बैठ के समझाते हैं। आदमी लोग कि अगर काउंसलिंग की कोई बात करते हैं, वो कहते हैं काउंसलिंग मतलब हम पागल हैं। नहीं, अच्छा, बेसिकली जब हम औरतें बहुत एडवांस्ड हो चुकी हैं, मर्दों को अब कैच अप कर लेना चाहिए। बेसिकली हमें प्री काउंसलिंग, जब हम शादी की बात कर रहे हैं तो हम अगर एक ट्रेंड बना दें, यानी जहां हमने ये ट्रेंड बनाया कि मेहंदियां होंगी और ढोलकियां होंगी और बारात बड़ी लैविश होगी, तो अब हमें ये ट्रेंड देना चाहिए और अपने घरों से स्टार्ट करना चाहिए कि शादी के वक्त हमें प्री काउंसलिंग करानी है, चाहे हम लड़के वाली साइड हैं या लड़की वाली साइड। ये मैंडेटरी होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, जिसमें कहती भाई एक तो ब्लड टेस्ट जरूर होने चाहिए शादी से पहले, और ऐसे ही जो है कि काउंसलिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि उनको पता चले कि व्हाट दे आर गेटिंग इनटू। मेरे साथ एक केस मौजूद है, नादिया को उनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी 16 साल पहले शादी हुई थी, अरेंज मैरिज थी हमारी ना। जब शादी हुई थी ससुराल वाले बहुत अच्छे, घर वगैरह बहुत अच्छा, सारे मामलात बहुत अच्छे थे। और मेरे हस्बैंड जो है ना इलेक्ट्रिशियन का काम भी था और उनकी परचून की शॉप भी थी। जब मेरी शादी हुई उसके 6 से 8 साल के करीब जो है ना के बाद ना मेरे हस्बैंड ना नशे की हालत में पड़ गए, तो जिस वजह से हमारी शॉप भी चली गई, फिर वो काम पे भी उनका ज़्यादा फोकस नहीं रहता था। अच्छा, 10 साल बाद जो है ना मेरी सास की डेथ हुई, तो उसके बाद ना हमारा जो घर था जिसमें हम लोग रहते थे वो घर भी सेल हो गया। वहाँ से मुझे हिस्सा मिला तो मैंने ना एक फ़्लैट ले लिया अपनी अम्मी की तरफ। मैं वहाँ से मूव करके अपनी अम्मी की तरफ आ गई। जब हम यहाँ आए तो शुरू में तो हस्बैंड साथ ही रहते थे, लेकिन उन्हें नशे की हालत इतनी आदत हो गई थी कि वो 2-2 3-3 महीने घर नहीं आते थे। अब वो जब घर नहीं आते थे तो वो हमारा खर्चा भी नहीं देखते थे, ना बच्चों को देखते। बहुत लंबा टाइम होता है, वो किसी दूसरे शहर चले जाते थे। नहीं, वो जो हाँ हमारा पुराना घर था ना, वहाँ पे उनकी गैदरिंग थी, वहीं के लोगों के साथ वो नशे में पड़े थे, तो उन्हीं यार दोस्तों के साथ रहते थे। मतलब घर आते ही नहीं थे, किसी पंचर वाले की शॉप पे सो गए, ऐसा पता चलता रहता था मुझे किसी न किसी के थ्रू ना। अच्छा, मेरे 3 बच्चे हैं ना, मेरी बड़ी बेटी 14 साल की है, उसके बाद बेटा है 12 साल का और एक 6 साल की बेटी है छोटी। तो ये 3 बच्चे हैं। अब जब मैं यहाँ आ गई तो फिर मैंने सिलाई करना शुरू की, मैंने पोलियो वर्कर का काम किया, यहाँ तक कि ना मैंने वेटर का भी काम किया ना, हॉल्स वगैरह में जाके ना मैं वेटर का काम करती थी। तो इस तरह से मैं अपने बच्चों को लेके चल रही थी ना। उसके बाद वो 2-3 महीने बाद जब भी आते थे ना, या तो घर से कुछ ना कुछ उठा के ले जाते थे बेचने के लिए, घर की नशे की वजह से ना वॉशिंग मशीन की मोटर निकाल के बेच दी, फ्रिज अच्छा खासा चल रहा है उसका कंप्रेसर निकाल के बेच दिया। मैं काम के लिए बाहर निकली हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में बच्चे तो कुछ नहीं कर सकते, तो वो ये करते थे कुछ ना कुछ। अब नहीं कुछ मिलता था ना तो फिर वो मुझसे लड़ाई झगड़ा करके ना 500 रुपये रोज़, जब तक वो रहते थे 500 रुपये रोज़ उल्टा मैं उन्हें दे रही थी। अब इन सब चीज़ों से मैं इतना इरिटेट हो गई ना, मैंने फिर खुला लेने का फ़ैसला कर लिया। अब वो खुला लेने के लिए जब मैंने केस वगैरह दायर किया, जब तीसरा नोटिस उनके पास पहुंचा ना, क्योंकि वो वैसे भी 2-2 3-3 महीने गैर हाजिर रहते थे, जब तीसरा नोटिस उनके पास पहुंचा ना तो उसके फौरी बाद वो घर आ गए। घर आके उन्होंने इतनी बदतमीज़ी, इतनी मार पिटाई मेरे साथ, बच्चियों के साथ, इतना हंगामा कि मुझे घर से निकाल दिया कि ये घर तो मेरा है, तुम मुझसे खुला ले रही हो, अब तुम्हारा राइट नहीं बनता यहाँ रहने का। तो बस मुझे घर से निकाल दिया, बच्चों को रोक लिया, अपने बच्चों को भी निकाल रहे थे वो, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये बच्चे तो आपके ना, मैं किसी के घर जाके बच्चों को कैसे लेके बैठ सकती हूँ। तो कहने लगे अच्छा ठीक है तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है, तुम जाओ। तो मैं अभी अपनी बहन के यहाँ रह रही हूँ और मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के साथ ही हैं। तो अब बच्चों से जब मेरी बात होती है ना तो ये पता चलता है ना उन्हें खाने को दे रहे हैं, वो सारा दिन हो जाता है, बच्चे भूखे प्यासे रहते हैं, और जो थोड़ा बहुत सामान जो पीछे रह गया था ना, जैसे वो भी बेच दिया उन्होंने। जी, जो फैन लगे हुए हैं, गैस सिलेंडर है, जो मतलब जो उनको नजर आ रहा है कि हाँ भाई ये बिक सकता है, 1000-2000 नशे की लत में वो आ गए। नशे रख लिया उन्होंने खुद, मतलब भाई वो नहीं, इन्होंने वो दिया, उन्होंने कहा कि मैं तो बच्चे नहीं लेकर आई, हम किसी के घर जाएंगे तो बेटियां जवान बच्चियों को कैसे लेके जाएंगे। ऐसे ही है। तो मैंने इसलिए उनको कहा क्योंकि या तो आप मुझे उस घर में रहने की परमिशन दो ताकि मैं अपनी बच्चियों को पाल तो सकूं। तो उनका ये था कि नहीं ये घर मेरा है,
तो मैंने कहा ठीक है फिर आप बच्चों को खुद संभालें, मैं जा रही हूँ। तो मैं अभी ना अपनी बहन के घर ही रह रही हूँ और बच्चे मेरे वहाँ हैं। बस मैं इसी चीज़ के लिए परेशान हूँ क्योंकि उनके खाने पीने का, यहाँ तक कि स्कूल छूट गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैं थी तो मैं जिम्मेदारी से भेज रही थी। अब वो हस्बैंड तो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो बच्चों का क्या करेंगे। आप जो कमाती हैं फिर अपने बच्चों को इसमें से कुछ देती हैं? हाँ, अभी तो मतलब जब वो मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें बुला लेती हूँ, कुछ खिला पिला दिया, कुछ मंगा के दे दिया, इस तरह कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन जब पहले जब हस्बैंड नहीं होते थे तो मैं ही कर रही थी सारे मामला उनके। और आपके 2 बच्चे हैं? 3, 2 बेटियाँ 1 बेटा। और बेटियाँ आपकी कितनी बड़ी हैं? 14 साल की। एक 14 साल की है और एक 6 साल की छोटी। 6 बीच में बेटा है। बीच में बेटा है 12 साल। आपको ये खौफ नहीं आता कि एक नशे के रहमो करम पे आपकी 6 साल की बच्ची भी है? मेरा घर और मतलब मेरी बहन का घर और वो घर ना करीब ही है। हाँ। इतना ज़्यादा दूर नहीं है तो इसलिए टच में रहते हैं। कोई है जो नजर रखे उस पे? क्योंकि ऑफ कोर्स बहन का घर भी इतना बड़ा था नहीं कि 3 बच्चे उठा के आप नहीं लेके जा सकते। तो अब आपने क्या कोई इन पे मुकदमा को ऐसा किया है बच्चों के खर्चे पे? अभी तो मैंने अपने ससुराल वालों से बात की है कि ना मतलब मुझे आपके ससुराल वाले कहाँ पे होते हैं? आपकी सास वाला कहाँ पे होता है? सास का तो इंतकाल हो गया ना, तभी तो घर बिक गया। अब जाहिर है सारे भाइयों की शादियां हुई थी, वो सब अपनी अपनी फैमिलीज में खुश हैं। तो बस जब हम उनसे शिकायत करते तो वो कहते हैं हाँ हाँ मैं ठीक करूँगा, मैं समझाऊंगा। 1-2 मरतबा उन्होंने इलाज भी करवाया, उनका इलाज करवाया, वो ठीक हो गए, फिर आ गए कि भाई अभी बहुत महंगा होता है बाय द वे। जी, वो सब कुछ उन्होंने करवाया बच्चों की खातिर, मेरी खातिर, लेकिन वो फिर दोबारा उसी लत में पड़ जाते हैं। मुझे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे बताएं क्या किया जा सकता है अगर वो बच्चों का खर्चा नहीं दे, मतलब बच्चों का ख्याल नहीं रखें? अच्छा, इस पे एग्जैक्टली द सेम जो है आई सॉ अ केस। अब हमने खातून को, अब इस माशरे की औरत को इतना ज़्यादा प्रेशर पे डाल दिया है कि अगर वो बच्चे लेगी तो मर्द बच्चे की कस्टडी क्लेम करेगा जस्ट बिकॉज के वो राइट ऑफ मेंटेनेंस वेव करते हैं। और जब वो औरत समझती है कि मैं अगर बच्चों को अपने साथ लेकर जा रही हूँ तो बड़ा मुश्किल मेरे लिए होगा बच्चों को मेंटेन करना भी, बच्चों को रखना भी, बच्चों की सेफ्टी करना भी। आई सॉ अ पर्सन, वो कोर्ट आया कि मुझे बच्चे रखने नहीं हैं, आप खातून को प्रेशर कीजिए कि बच्चे रखें। एंड द लेडी, जैसे इन्होंने कहा कि अब ये बहुत मुश्किल डिसीजन है जो ये खातून अभी लेके बैठी हुई है कि मैं बच्चे नहीं लेके जा सकती बिकॉज मैं उनको रख नहीं सकती हूँ। और इनको ये भी पता है कि अगर मैं लेके जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल उनकी फिजिकल कस्टडी रिटेन करती हूँ अपने पास, मर्द मुझे मेंटेनेंस नहीं देगा। वो शख्स जो कुछ कमा नहीं रहा, जो नशे की लत में है, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा कि उसे उठा के जेल में डाल दिया जाए? क्योंकि हमारे पास सिविल हमारे पास सिविल इम्प्रिजमेंट है, 6 महीने मैक्सिमम, उसको 1 साल एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट, अच्छा एक रेमेडी हमारे पास ये भी है जो बहुत सी जगह डिस्कस नहीं होती। ऐसा कोई केस आ जाना जहां मर्द बिल्कुल पे ऑफ नहीं कर रहा, उसकी मेडिकल कंडीशन इस तरह की है या मेंटल कंडीशन ऐसी है, तो गवर्नमेंट के खर्चे देगी इस तरीके से आके। ठीक है, जैसे हमारे पास बाकायदा एक डिपार्टमेंट है जहाँ से हम खजाना, जी बिल्कुल, बैतुल माल उस तरह के केसेस में कोर्ट जो है वो रिक्वेस्ट करती है गवर्नमेंट को कि आप बैतुल माल से बच्चों का वजीफा लगा दें। तो ऐसी रेमेडी यहाँ पे कोर्ट में आके रिक्वेस्ट ये करनी है, चूंकि शी बेटर नोज कि वो मर्द नहीं करा, बच्चे की डे टू डे लाइफ, उसके खाने पीने का खर्चा नहीं करा, उसकी एजुकेशन नहीं हो पा रही है, और वो इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो कस्टडी रखेंगे, इस पोजीशन पे नहीं है कि वो कस्टडी रखेंगे, क्योंकि वो कस्टडी लेने का मकसद ये है कि वो थ्रू आउट मेंटेन करेगी, और वो इस पोजीशन पे नहीं है। तो आप बैतुल माल से, कोर्ट के रिक्वेस्ट पे बैतुल माल से बच्चों मेंटेनेंस करवाते हैं। एक इंटरेस्टिंग केस ये आया कि खातून ने जब खुला की दरख्वास्त की और सारे स्टेजेस ऑलमोस्ट पूरे हो गए थे, और आई थिंक कि माँ का दिल इतना नरम होता है बच्चे की खातिर कि वो बहुत ही मुश्किल हालात में एक तो खुला लेगी, और मर्द जो है वो बच्चों से शादी में होती है, वो बच्चों की वजह से ही होती है, और बच्चे रुल जाएंगे। हाँ, और मर्द जो है वो इतने आराम से बच्चों से बरी जिम्मा हो सकते हैं, लेकिन माँ का दिल नहीं मानता। तो इस तरह का एक केस था जहाँ पर जब ऑलमोस्ट खुला होने वाली थी, तो जो वहाँ पर जो मौलवी साहब थे उन्होंने क्या किया, दहशत डालने के लिए मर्द को उकसाया कि तुम अपनी बीवी से ये कहो कि थोड़े अरसे में मैं तो बच्चा ले लूँगा,
यानी उसका कोई इरादा भी नहीं था, उस शौहर का कोई इरादा नहीं था, दिख रहा था कि शुरू से उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, खाली औरत के दिल में ये खौफ डालना कि ये खुला ना ले। मौलवी साहब ने आदमी को उकसाया उसके सामने कि अब आप इनको बोलें कि थोड़े अरसे में बच्ची बालिग हो जाएगी तो मैं तो इस पे अपना हक जताऊंगा। तो आप सोचिए कि जो एहसान और जो खूबसूरत तरीका अल्लाह ताला हमें कुरान के ज़रिए बता रहे हैं, वो उलमा जो ये क्लेम करते हैं कि वो कुरान के इल्म से हमारी गाइडेंस कर रहे हैं, वो अपनी ये जो पेट्रियार्कल सोच है, ये जो मर्द अपना पावर के ताल्लुक नहीं है। और मैं आपको बताऊं, कुरान में जो बनी इसराइल के इतने वाक़यात होते हैं ना, तो उसमें वो जो सब्त के दिन का है ना कि सैटरडे को आप जाल डाल दिया और अल्लाह ताला ने कहा कि तुम समझते हो कि मुझे फूल कर रहे हो लेकिन तुम अपने आप को फूल कर रहे हो। तो इस सारे मामले में जो दिल की सिंसियरिटी होती है ना, वो लोग भूल जाते हैं कि अल्लाह देख भी रहा है। और आप इंसान को बेशक बेवकूफ़ बना लें, आप उनको थ्रेट कर लें, मैनिपुलेट कर लें, लेकिन आप अपने ही आप से जो है ना वो धोखा कर रहे हैं कि आप रीजंस बना के लोगों को मैनिपुलेट करके यूज़ करते हैं। बेसिकली मैनिपुलेशन के साथ प्रेशर गेम है जी, बिल्कुल। यानी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है बच्चे की कस्टडी लेने का, बट जस्ट टू प्रेशराइज, अब उसको इतना प्रेशराइज करूं और इतना ट्रॉमा पे लेकर जाऊं कि वो जो उसके वो लीगल राइट्स मांग रही है खातून, वो खुद ही वो इतना एग्जॉस्ट हो जाए ये सारी लीगल प्रोसीडिंग्स में कि वो छोड़ दे। वो क्या करते हैं, जैसे खातून आती है मेंटेनेंस का काउंटर ब्लास्टर क्लेम हमारा पड़ता है कस्टडी का, बच्चे की कस्टडी का, डिस्पाइट नोइंग के लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करेगा ना। यानी 1 साल की बच्ची, आपको पता है कि वो तो है ही सकलन बेबी है, नहीं मिलेगा माँ के अलावा, मगर प्रेशर तो देना है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो प्रेशर तो हमारा एक सोसाइटी का हिस्सा बन गया है कि हम औरत को जहाँ पे भी हमें लगता है कि जितना और जलील मार्जिन कर सकते तो आप करते हैं। लोग बच्चों के थ्रू डराते भी हैं कि ठीक है बच्चे तो मैं ले लूंगा तो तुम क्या करोगी, तो वो औरत कहती नहीं बच्चे तो मैं नहीं छोड़ सकती, तो तुम तो मुझे और मार लो, ऐसी भी चीज़ें बहुत होती हैं। लेकिन अब ज़रा मैं से थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, मेरे पास वक्त अब सिर्फ 1 मिनट का रह गया। जब भी खुला का प्रोसेस भी हो जाता है, तलाक भी हो जाती है, पेरेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है कि उन बच्चियों के बारे में दोबारा सोचें कि इनको अब एक और एक और ज़िंदगी इनको दी जाए और उनको एक नया चैप्टर ज़िंदगी के दोबारा से खुलना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शरीयत के बहुत सारे जो कवानीन हैं वो ही रब्त देते हैं हमारे दूसरे कवानीन को, हदूद को भी। हमारे यहाँ शरीयत में तलाक और खुला के बाद ये सरीहन मर्द की ज़िम्मेदारी है, सिर्फ जो 2 साल तक का बच्चा रज़ाअत के पीरियड में वो माँ के पास रहेगा, बाकी बेटी हो या बेटा बच्चे मर्द के ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर मर्द के साथ बच्चों की वेलफेयर नहीं है और माँ के साथ वेलफेयर है बच्चों की, तो बच्चे माँ की तरफ आएंगे। स्टिल वो जितना कर सकता है वो देगा। अच्छा, इसके बाद ये भी होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्ची बड़ी हो गई, ठीक है, अब वो बाप ने तो कभी उसका खर्चा उठाया ही नहीं। अब शादी हुई ना, हमारे पास इस तरह का केस आया, बच्ची की शादी हुई तो बाप सालों बाद आ गया कि मैं तो उसका वली था, तुमने वली की इजाज़त के बगैर निकाह कैसे कर दिया, दिस निकाह इज़ फेक, दिस निकाह इज़ नॉट परमिसिबल। तो अब वो औरत परेशान कि मेरी बच्ची का मैंने निकाह कर दिया है, मैं क्या करूँ, मैंने वाकई नहीं पूछा। तो फिर हमने बताया कि जब मर्द नान और नफ़का नहीं करता और सालों तक गायब रहता तो हक़ विलायत उससे छिन जाता है, हक़ विलायत उससे ले लिया गया है, तो अब उसके पास हक़ विलायत नहीं है। तो औरतों को यही चाहिए, ज़ाहिर है इतना आसान काम नहीं है बच्चों को हवाले कर देना, बट स्टिल बच्चों का काम, बच्चों की जिम्मेदारी मर्द की ही जिम्मेदारी है। और साथ में ये कितना ज़रूरी है कि अब उनकी आगे ज़िंदगी के बारे में सोचा जाए कि उन बच्चियाँ जो कि जिनकी खुला हो गई है या डिवोर्स हो गई है, माँ बाप पे उनका कितना फ़र्ज़ है कि पहले उन बच्चों के निकाह कराए जाएँ। हमने शादी को पार्ट ऑफ लाइफ रखना है, थ्रू आउट लाइफ शादी नहीं है। तो अगर कोई, हमने सिंपल ये देखना है कि ये फेज ऑफ लाइफ है। अगर मैं एक डिग्री की तरफ गई, वो डिग्री मुझसे नहीं हुई, मैंने उस डिग्री को डंप किया, तो मैं एक न्यू डिग्री पे आती हूँ। ये सेम उसी तरीके से है कि एक पार्टनर के साथ मैंने बहुत कोशिश की, नहीं बनी, तो मैं एक अरसे के बाद एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर सकती हूँ, उसमें कोई भी दो राय होनी ही नहीं चाहिए। अ ब्यूटीफुल थिंग टू कंक्लूड द एंटायर टॉपिक। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आई होप कि बहुत से लोग इसमें हेल्प ज़रूर हुई। ख़वातीन के हुकूक जितने इस्लाम ने खुल के बयान किए ना, इतना कोई और मज़हब बयान नहीं कर सकता। अल्लाह पाक आप तमाम तर लोगों को राह रास्त पे रखे, शाद रही, आबाद रही। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी भी तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।